सबको लगता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, लेकिन असल में वो दूसरी दुनिया का सबसे ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट निकलता है। तो गाइस चलो निकल पड़ते हैं और एक मजेदार एनीमे के सफर पे। कहानी शुरू होता है और हमें पता चलता है शिका कभी जापान का सबसे महान एक्सॉर्सिस्ट था, जिसने अपने स्पिरिचुअल आर्ट्स के बल पर बहुत से डिमंस को अपना नौकर बना लिया था। अपने इन शक्तिशाली सर्वेंट के साथ उसने हर एक सुपरनेचुरल खतरे का सामना किया जो दुनिया ने देखा था, लेकिन गवर्नमेंट उसकी पावर से डर गई थी, इसलिए उन्होंने उसके स्टूडेंट्स को बंधक बना लिया और एक अनफेयर वार में उसे हरा दिया। जब शिका मरने वाला था तब उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ सबसे ताकतवर बनने में बिता दिया, पर आखिर में वो बेकार लोगों के हाथों मरने वाले थे। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगा, लेकिन उस समय में ट्रैकुन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए वो अपनी स्पेल का यूज करके खुद को मार देता है। वो दोबारा जन्म लेता है एक मैजिक और मॉन्स्टर्स के दुनिया में। वो एक नोबल फैमिली का तीसरा बेटा था एंड इस फैमिली को महान मेजेस पैदा करने के लिए जाना जाता था। उसने सिर्फ इतना सुना था कि उसकी माँ उसके डैड की साइड चिक थी, पर असल में वो फैमिली हेड के छोटे भाई का बेटा था। सिर्फ उसके अंकल रॉबर्ट जो उसके डैड होने का नाटक करता है इस बात को जानता है और शिका को इस सच का बिल्कुल भी पता नहीं है। जब शिका 5 ईयर का होता है तब रॉबर्ट एक रिचुअल करता है उसके मैजिक पावर को जचने के लिए, लेकिन मैजिक पावर जचने के बाद पता चलता है कि उसके पास 0 मैजिक पावर है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब भी उसकी पिछली जिंदगी का जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर होती है। एक दिन वो कुछ लिप्स का यूज टलाइस्मन बनाने के लिए करता है और उन्हें रेड्स और क्रॉस में बदल देता है, ये चेक करने के लिए कि उसका पावर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तभी उसका बड़ा भाई ग्लाई उधर आ जाता है एंड ग्लाई बहुत ज्यादा बेकार लड़का है। वो आते ही शिका को बुली करने लगता है एंड उसे पीटना जा रहा था बिना किसी कारण के। जैसे ही ग्लाई शिका को मारने वाला होता है, शिका अपने क्रो सर्वेंट्स को बुला लेता है जो ग्लाई पर हमला कर देता है। तभी उसका सबसे बड़ा भाई लफ्ट उधर आ जाता है एंड क्रॉस को भगा देता है। लफ्ट को शक होता है शिका पर क्योंकि उसे क्रोस ने अटैक नहीं किया था, लेकिन वो अपने शक छुपा लेता है। टाइम के साथ शिका चुपके से काम करता रहता है ताकि वो पेपर बना सके, जिससे वो प्रॉपर पेपर डॉल्स बना सके जो उसके स्पेल का बेस होता है। शिका का सिर्फ एक ही दोस्त होता है जो उसके घर में है एंड ये और कोई नहीं, ये एक सर्वेंट है जो कि एक लड़की है एंड इसकी नाम है ईफा। ये लड़की हमेशा उससे मिलने के लिए बहाना ढूंढती है। तभी उधर ग्लाई चला आता है एंड हमें पता चलता है कि ग्लाई अब भी शिका को सताता रहता है एंड अपनी मैजिक पावर दिखाता रहता है। ग्लाई बताता है कि वो इंपीरियल मैजिक एकेडमी जाएगा क्योंकि उसके पास वो टैलेंट है, जबकि उसके भाई मतलब शिका के पास वो टैलेंट नहीं है। तब उधर रॉबर्ट अंकल आता है और उन्हें मैजिक ट्रेनिंग क्लास में ले जाता है। शिका मौका देखकर अपने डैड से कहता है कि वो भी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है। उसकी मैजिक पावर ना होने के बावजूद भी उसे ट्रेनिंग में शामिल होने दिया जाता है। लफ्ट और ग्लाई रॉक्स पर विंड और फायर मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। इधर ग्लाई शिका को तंग करता है ताकि वो भी ट्राई करे क्योंकि उसके डैड देख रहा होता है। शिका अपनी पावर को छुपाना चाहता था, लेकिन वो जिंदगी भर बुली भी नहीं होना चाहता था, इसलिए वो ग्लाई का मैजिक वांड उठाता है और स्पिरिचुअल आर्ट्स का यूज करके आसपास के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके एक पावरफुल नीला फायर बॉल छोड़ता है जो सबको चौंका देता है। उसका डैड कहता है कि कभी कभी बिना मैजिक पावर के लोग भी स्पेल यूज कर सकता है और फ्लेम्स का रंग पर्सन के पावर पर निर्भर करता है। रॉबर्ट उसके मैजिक सिखाने का रिक्वेस्ट को मना कर देता है, पर उसे एक प्राइवेट ट्यूटर दे देता है जो उसके ओवरऑल स्टडीज में मदद करेगा। शिका डिसाइड करता है कि पहले इस दुनिया के बारे में ज्यादा सीखना बेहतर होगा, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करता है और अपने पेपर डॉल से अपने भाइयों की ट्रेनिंग पर नजर रखता है। सालों बाद जब शिका 11 साल का होता है, वो डिसाइड करता है कि वो उन डीमंस में से किसी एक को सुमन करेगा जिसे उसने पिछली जिंदगी में हरा कर एक पैरेलल डायमेंशन में सील कर दिया था। उसे पूरा विश्वास है कि वो उन्हें बुला सकता है। अपने पहला सुमन के लिए शिका सबसे कम खतरनाक सर्वेंट यूकी को बुलाती है जो एक मिस्टिकल व्हाइट फॉक्स है। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और तुरंत शिका से चिपक जाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया है, लेकिन इधर शिका को कंफर्म करना होता है कि क्या वो वाकई यूकी है क्योंकि वो पहले एक बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी। दोनों को पता चलता है कि क्योंकि इस दुनिया में उसकी पावर्स पूरी नहीं है, इसलिए यूकी एक लॉली फॉक्स बन चुकी है। बाय द वे शिका उसे वापस भेजना चाहता था क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायल रन था, मतलब वो अपनी पावर को चेक करने के लिए यूकी को बुलाई थी, पर यूकी पैरेलल डायमेंशन से थक गई थी, इसलिए वो एक छोटी फॉक्स बनकर उसके साथ रहने लगती है। एक दिन शिका देखता है कि ग्लाई रात को जबरदस्ती ईफा को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश कर रहा है। शिका उस लड़की को बचा लेता है और कहता है कि वो उसकी सर्वेंट है। ग्लाई उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर शिका उसके हाथ को रोक लेता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। ईफा उसे शुक्रिया कहती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है ताकि वो एक इंजर्ड मॉन्स्टर को मदद कर सके जो उसने ढूंढा था। शिका उसे कहता है कि दूसरी तरफ देखो क्योंकि
क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होता है जब कोई उसे देखता है। और फिर वो अपनी स्पिरिचुअल आर्ट का यूज करके तुरंत ही उस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। ईफा शिका की तारीफ करती है, लेकिन शिका कहता है कि ईफा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उसने अक्सर उसे एनिमल्स की सोल्स को देखते हुए पाया है। ईफा हैरान होती है सुनकर कि शिका उन्हें देख सकता है। तब वो अपना सीक्रेट बताती है कि वो एलिमेंटल स्पिरिट को देख सकती है। शिका को उसकी स्पेशल एबिलिटी सुनकर हैरान होती है, और जब वो कंफर्म करता है कि ईफा स्पिरिट को कमांड भी दे सकती है, तब उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो पूछता है कि क्या वो मैजिक सीखना चाहेगी। ईफा कहती है कि नहीं, उसके पास मैजिक पावर नहीं है, तो भला वो कैसे सीख सकती है। तब शिका उसे एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताता है। वो एक फायर स्पिरिट को सुमन करता है और ईफा से कहता है कि उसे गायब कर दो। कई मिनट्स ट्राई करने के बाद ईफा फायर स्पिरिट को गायब कर देती है, और शिका समझ जाता है कि अब उसके पास एक अच्छी सबऑर्डिनेट है। अगले कुछ महीनों तक वो उसकी ट्रेनिंग में मदद करता है, और ईफा स्पिरिट को कंट्रोल करने में बेहतर हो जाती है। जल्दी ही शिका का 12 साल हो जाता है, लेकिन उसके फादर उसके बर्थडे पर भी घर पे नहीं होता है। बाद में उसका भाई उसे कहता है कि वो उनके साथ तलवार चलाना सीखे, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही करियर ऑप्शन है, आर्मी में ज्वाइन करना, क्योंकि वो ना लॉर्ड बन सकता है ना ही मेज। तभी उधर 2 मेड्स आती है और बताती है कि एक जाइंट मॉन्स्टर मेंशन की तरफ आ रही है। शिका सबसे पहले उस मॉन्स्टर को महसूस करता है। जब वो जाइंट सैलमेंडर मॉन्स्टर आता है, तो तब ग्लाई अपना कपड़े गीला कर देता है और उधर से दुम दबा के भाग जाता है। लाफ्ट कमांड लेता है, सबको वो शेल्टर में जाने को कहता है, जबकि वो खुद भी डरा होता है। पर शिका सीधा मॉन्स्टर की तरफ जाता है। मॉन्स्टर ईफा पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ईफा अनजाने में एक फायर स्पिरिट को बुलाती है अपनी मदद के लिए, और शिका उसे देखकर हैरान होता है। उसके बाद शिका मॉन्स्टर को बाहर खुले में ले जाता है और एक पॉइजन मैजिक स्पेल का यूज करके उसे हरा देता है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाता है, और शिका समझ जाता है कि सब उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। रॉबर्ट तभी मेंशन पर पहुंचता है और रात को उसके लिए एक शानदार डिनर का आयोजन करता है सैलमेंडर को हराने के लिए। वो शिका से पूछता है कि वो अपने बर्थडे पर क्या चाहता है। शिका कहता है कि वो इंपेरियल मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है। ये सुनकर ग्लाई बहुत ज्यादा जेलस फील करता है एंड विरोध करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी फादर उसे एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए परमिशन दे देते। शिका की और एक रिक्वेस्ट होती है कि वो ईफा को अपनी सर्वेंट के रूप में एकेडमी ले जाना चाहता है। ये सुनकर ईफा घबरा जाती है, और रॉबर्ट भी कहता है कि वो नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है। शिका प्रॉमिस करता है कि वो उसे गलत साबित करेगा। फिर वो उसे विंडो के पास ले जाता है, जहाँ वो कहता है कि अगर वो उसके साथ एकेडमी जाना चाहती है तो स्पिरिट का यूज करके अपना सबसे बड़ा फायरवॉल बनाओ। ईफा अपने क्रश के साथ जाना चाहती है, इसी वजह से वो फायर स्पिरिट की मदद से एक मिड रैंक फायरवॉल छोड़ती है, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रॉबर्ट डिसाइड करता है कि अब ईफा भी शिका के साथ जा सकती है एकेडमी, एंड इसके बदले ग्लाई अब मैजिक एकेडमी नहीं जाएगा, बल्कि वो आर्मी को ज्वाइन करेगा। ये सुनकर ग्लाई बहुत ज्यादा निराश हो जाता है एंड वो शिका को चैलेंज कर देता है एक डुएल के लिए, ताकि डिसाइड हो सके कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है एंड कौन एकेडमी जाने का लायक है। शिका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रॉबर्ट डिक्लेयर कर देता है। रॉबर्ट कहता है कि बहुत रात हो चुका है, तुम दोनों कल कर लेना जो करना है। रात में लफ्ट शिका के रूम पे आता है एंड उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर वो उसे एक महंगा पेन गिफ्ट देता है और कहता है कि उसमें कभी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे ठीक से बात कर सके, पर अब उसे लगता है कि उसे अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा सा दयालु से बिहेव करना चाहिए था। जो भी हो, लफ्ट उसे कहता है कि कल डुएल में तुम ग्लाई के ऊपर थोड़ा सा आराम से वार करना, उसके ऊपर जोर से वार मत करना, मतलब तुम ज्यादा कठोर मत होना उस पर। शिका उसके बात को मान जाता है, लेकिन ग्लाई के पास इंतजार करने का कोई इरादा नहीं होता है, और वो रात को ही शिका के विंडो पर विंड मैजिक का ब्लास्ट करता है डुएल के लिए। शिका नीचे जाता है, जहाँ ग्लाई उसे कहता है कि वो किसी भी हालत में उसे एकेडमी नहीं जाने देगा, क्योंकि उसे लगता है कि शिका बस उस दिन लकी था जिस दिन उसने मॉन्स्टर को हराया था, एंड उसके पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो उससे ज्यादा ताकत पड़े। ये सब बकवास करने के बाद ग्लाई उस पर फायर टॉर्नेडो स्पेल का यूज करता है, पर शिका को कुछ नहीं होता है। जब ग्लाई विंड मैजिक से अटैक करता है, तब शिका एक बैरियर से उसे रोक देता है। जब ग्लाई बार बार स्पेल छोड़ता रहता है, शिका एक पेपर डॉल निकालता है और उसे बांध देता है। फिर वो अपना स्पिरिचुअल आर्ट का यूज करके उसके शरीर को पैरालाइज कर देता है और उसके हाथ तोड़ देता है, ताकि दर्द से बचने के लिए वो सरेंडर कर दे। जब ग्लाई बेहोश हो जाता है, तो शिका सोचता है कि उसे बताया कि उसका मॉन्स्टर पर जीत बस एक कोइंसिडेंस नहीं थी। सच तो ये था कि 6 महीने पहले उसने साइक्लोप्स डिमन को सुमन किया था और उसे कमांड दी थी कि वो सैलमेंडर को मेंशन तक ले आए। उसने पहले ही सैलमेंडर की कमजोरी रिसर्च कर ली थी और सब उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। यूकी शिका से पूछता है कि जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो फिर वो अपने आप को कमजोर क्यों दिखाता है। शिका कहता है कि वो इस जिंदगी में ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहता था, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने अपनी फेम के लिए बहुत कुछ खोया है एंड बहुत ज्यादा दुख झेला था। कुछ महीने बाद शिका एकेडमी जाने के लिए निकल पड़ता है ईफा के साथ। तब उसे पता चलता है कि उसके नया शरीर को मोशन सिकनेस है, और जब तक वो इन पहुंचता है वो थक जाता है। ईफा उसे कंफर्ट करती है, क्योंकि वो काफी समय से उसे चाहती थी। नेक्स्ट दिन वो एकेडमी जाता है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, जहाँ एग्जामिनर उनसे कहता है कि वो अपने हाथ मैजिक सर्कल पर रखे ताकि उनकी एप्टीट्यूड चेक कर सके। ईफा के रिजल्ट ए आता है फायर और विंड मैजिक में, पर शिका सबके सामने लूजर लगता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं था। बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने डैड के पैसों
पैसों की वजह से एकेडमी आया है। तभी एक लड़की सबको गुस्से में चुप करा देती है और एग्जामिनर के पास जाती है। शिका उसे पहचान जाती है। वो अपना नाम एमी बताती है जो एक कॉमनर है, पर उसकी पावर सभी 4 एलिमेंट्स में हाई होती है, बिल्कुल उसकी पिछली जिंदगी की डियरेस्ट डिसाइपल की तरह। जैसे ही एमी अपने एवोल्यूशन करवा कर निकलती है, शिका सोचता है कि ये लड़की बिल्कुल उसकी पिछले जिंदगी की डियरेस्ट डिसाइपल की तरह दिखती है। उसके बाद शिका रिटन एग्जाम देता है और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के समय आता है जहाँ स्टूडेंट्स को अपने बेस्ट मैजिक स्पेल से स्टोन टारगेट्स को हिट करना होता है ताकि अपनी पावर को दिखा सके। शिका देखता है कि यहाँ ज्यादातर लूजर सिर्फ एक ही एलिमेंट का यूज कर पाता है, वो भी बहुत ज्यादा बेकार तरीके से। जल्दी ही ईफा की बारी आती है और वो अपनी फायर और विंड मैजिक का यूज करके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर शिका भी हैरान हो जाता है कि उसने बिना उसके सिखाए इतना ज्यादा प्रोग्रेस कैसे किया, लेकिन उसकी तरक्की देखकर शिका के आंखों में आंसू आ जाता है। अगले नंबर शिका का होता है और वो अपना ब्लू फायरबॉल से टारगेट को जला देता है। फिर दूसरे टारगेट पर मेटालिक क्यूब्स बनाकर उसे तोड़ देता है। फिर वो तीसरे टारगेट को आइस मैजिक से फ्रीज कर देता है और कहता है कि बस इतना ही कर सकता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि बिना मैजिक पावर वाला कोई इतना कैसे कर सकता है, लेकिन बाद में एमी सबको और ज्यादा चौंका देती है क्योंकि वो 4 बेसिक एलिमेंट के साथ एडवांस लाइट और डार्क एलिमेंट्स भी यूज कर सकती है। अगले दिन रिजल्ट आते हैं और जब ईफा नर्वस होती है कि वो फेल ना हो जाए, तभी हम देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में ईफा का नंबर दूसरे पर है, शिका के भी ऊपर जो तीसरे नंबर पर होता है। एमी टॉपर होती है और शिका डिसाइड करता है कि वो उसे अपना अगला टारगेट बनाएगा ताकि वो उसकी सबऑर्डिनेट बना सके। वो ऑफिशियली एकेडमी में घुस जाता है। पहले ही दिन शिका को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो ईफा से पूछता है कि क्या इधर आसपास कोई स्पिरिट से। ईफा बताती है कि हाँ, वहाँ बहुत सारे डार्क स्पिरिट घूम रही है। शिका अपने गट फीलिंग को फॉलो करता है और एक क्रीपी मैजिक सर्कल जमीन पर कर्व दिखता है। वो कहता है कि शायद ये स्कूल कोई एक्सपेरिमेंट हो और ईफा से कहता है कि वो इसमें ज्यादा पंगा ना ले, पर वो अपना पेपर डॉल वहाँ छोड़ देता है ताकि वो एरिया पर नजर रख सके। बाद में जब एमी ऑनर स्टूडेंट के रूप में अपनी स्पीच दे रही होती है, शिका देखता है कि वो क्रीपी मैजिक सर्कल एक्टिव हो गया है। थोड़ी देर बाद 3 लेजर डीमंस उनके फंक्शन में घुस जाता है और सब लोग पैनिक करने लगता है, लेकिन इधर शिका शांति से बैठकर डीमंस को ऑब्जर्व करता है उनके ऑब्जेक्टिव जानने के लिए। टीचर्स डीमन से लड़ते हैं पर उनकी कोई चाल काम नहीं आती। जब एक टीचर मरने ही वाला होता है, एमी डीमन पर अटैक करके उसे बचा लेती है। शिका सोचता है कि ये डीमंस इतना स्लो है कि ये मेन अटैक फोर्स नहीं हो सकते। वो अपने स्पाई डॉल्स का यूज करके उस डीमन को ढूंढता है जो मैजिक सर्कल को एक्टिव कर रहा था। वो ईफा को बताता है कि उसके पास एक अर्जेंट काम है और वो डीमन का सामना करने चला जाता है। वो डीमन के पास जाता है और पूछता है कि वो स्कूल पर अटैक क्यों कर रहा है। डीमन जवाब देने की जगह अपने मिनियंस को बुला लेता है अटैक के लिए। शिका अपनी स्पिरिचुअल आर्ट का यूज करके 2 डीमंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और तीसरे को पैरेलल डायमेंशन में सील कर देता है। तब डीमन बॉस तय करता है कि वो उसका सामना करेगा। एनो काइसेरी स्वॉर्ड को सुमन कर लेता है उसके साथ लड़ने के लिए। शिका अपने पेपर डॉल का यूज करके उस पर फायर से अटैक करता है, लेकिन डीमन उन इनविजिबल डॉल्स को भी देख सकता था और उनका काउंटर कर देता है। अब डीमन कहता है कि अब उसके पास चांस से काउंटर अटैक करने का। वो अपनी स्वॉर्ड को शिका पर फेंक देता है। शिका उस ब्लेड से बच जाता है, लेकिन जब डीमन उस ब्लेड को टेलीपोर्ट करके उसके पीछे से अटैक करता है तो वो लग जाता है। फिर डीमन फायर स्लैश का यूज करता है, लेकिन शिका उससे बच जाता है। शिका उसके पीछे आता है और एक क्रिटिकल ब्लो देता है जो उसके हाथ को काट देता है। इधर डीमन इम्प्रेस्ड होता है कि एक ह्यूमन लड़का उसके सामने इतना देर तक टिक चुका है। तब वो बताता है कि उसने एकेडमी पर अटैक एमी की वजह से किया है। वो हंसता है और डिक्लेयर करता है कि एमी एक हीरो है और उसका प्लान है कि उसे जल्दी ही मार देना। शिका ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उस पर डीमन स्वॉर्ड का बारिश कर देता है ताकि उसे मार सके। डीमन सोचता है कि वो मार चुका है, इसी वजह से डीमन हीरो का सामना करने जाता है। तभी अचानक से शिका वापस अपीयर होता है एंड वो एक सॉन्ग गाता है अपनी ताकत के बारे में। डीमन उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका अटैक शिका पर कोई असर नहीं करता। शिका कहता है कि असली पावर पर्सन की स्ट्रेंथ में नहीं होता है, बल्कि उस पावर को समझदारी से कंट्रोल करने में होती है। डीमन बहुत सारे तलवार को सुमन करता है और कहता है कि अब वो अपनी पूरा जोर लगा देगा। शिका सब तलवार को डॉच कर देता है और फिर वाटर मैजिक का यूज करके पूरे एरिया को फ्लोट कर देता है। डीमन स्काई में टेलीपोर्ट होकर शिका पर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन शिका बच जाता है और एक लाइटनिंग अटैक सुमन करता है जो उस डीमन पर पिकाचू की तरह झटका देता है। डीमन वो झटका सह लेता है और तुरंत शिका के पीछे अपीयर होता है और उसके शरीर में छेद कर देता है, एकदम ह्यूमन डोनट जैसा। बट हमें पता चलता है कि ये शिका का ही प्लान था। शिका तो मार खाने के लिए इंतजार कर रहा था। वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पेल को यूज करता है जो डीमन को बहुत सीरियस डैमेज कर देता है। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद शिका अपनी जगह एक पेपर डॉल के साथ बदल देता है जिसे पहले के सारे अटैक लगे थे। डीमन उसकी चल समझ जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हारे पेपर डॉल खत्म हो रहा है, पर
सिका उसे और पेपर डॉल्स दिखा देता है और कहता है कि उसके पास और भी है। तब सिका डिसाइड करता है कि इस फाइट का द एंड करना चाहिए और वो अपना एक पावरफुल सुमन को बुलाता है जो कई दूर एक जगह पर सील था। एक ड्रैगन उन डोर्स के पीछे से अपीयर होता है और डीमन हैरान रह जाता है क्योंकि डीमन लॉर्ड भी ड्रैगन्स को सुमन नहीं कर सकता है और वो सिका के कमांड पर वो ड्रैगन अटैक कर देता है। ड्रैगन डीमन को पकड़कर स्काई में ले जाता है और उसे पूरा निगल जाता है। सिका ड्रैगन को कहता है कि वापस उसके कंट्रोल में आ जाए पर ड्रैगन बचने की कोशिश करता है। सिका अपने पेपर डॉल्स भेजकर उसे फोर्स करता है लेकिन जैसे ही ड्रैगन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है सिका पैरेलल डायमेंशन का डोर खोल देता है और उसे वापस सील कर देता है। उसने ये समझ लिया कि उसका स्पिरिचुअल पावर उसके ये न्यू शरीर के साथ अभी भी प्रॉपर्ली सिंक नहीं हुआ है, इसी वजह से ड्रैगन उसका कहना नहीं मान रहा था। इसके बाद सिका वापस एकेडमी लौट आता है जहाँ वो देखता है कि एमी ने अकेले ही सारे लेजर डीमन को हरा दिया है। वो उसे देखता है और फिर दूसरे स्टूडेंट्स को देखता है और सोचता है कि ताकतवर लोग आखिर में कमजोर लोगों के द्वारा गिरा दिया जाता है और कुचला जाता है। वो नहीं चाहता कि इस जिंदगी में वो सबसे ताकतवर बने, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो हीरो एमी को सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बना दे तो उसे कोई टारगेट नहीं करेगा। सिका डिसाइड करता है कि वो एमी से दोस्ती करेगा और उसे सबसे ताकतवर बनाएगा, पर एमी उसे भाव नहीं देती है। कई महीने बीत जाती है लेकिन उसके बावजूद भी एमी उसे इग्नोर करती रहती है, जिससे सिका समझ जाता है कि उसमें दोस्ती करने लायक काबिलियत ही नहीं है। एक दिन जब सिका और इफा क्लास जारी होती है तब एक बड़ा जार जिसमें बहुत ज्यादा बदबूदार केमिकल होता है वो उन पर गिर जाता है। सिका तुरंत उस केमिकल से टेलीपोर्ट करके बच जाता है और सोचता है कि ये क्या चीज है। तब एक टीचर उधर चला आता है, एनो माफी मांगता है और बताता है कि वो केमिकल उसके रिसर्च का एक पार्ट था जिसमें मॉन्स्टर ब्लड और कुछ हर्ब्स मिक्स थे। वो उसे मैजिक से लेविटेट कर रहा था पर उसके हाथ से फिसल गया। बाद में होमरूम टीचर बताता है कि टॉप द स्टूडेंट्स एमी और इफा एक रिचुअल में पार्टिसिपेट करेगा जिसमें उन्हें फॉरेस्ट में मंदिर जाके प्रेयर्स ऑफर करनी है। सिका को लगता है कि लड़कियों के लिए वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो इफा को ऑर्डर देता है कि वो अपनी जगह उसे दे दे। इफा थोड़ी मजबूरी में ये करती है और सब इंक्लूडिंग टीचर उसे स्कमबैग बोलता है कि वो अपना प्रिविलेज का गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन सिका को फर्क नहीं पड़ता इन सारी बातों से। बाद में वो इफा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसका चांस इसलिए छीना क्योंकि वो एमी का ध्यान रखना चाहता था, बिकॉज एमी ने पहले बहुत सारे डिमंस को मारा है, इसीलिए उस पर अनवांटेड अटेंशन आ सकती है। सिका कहता है कि वो एमी से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बात को सुनकर इफा इनसिक्योर फील करती है कि उसका मास्टर किसी दूसरी लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है। तब सिका उसे यकीन दिलाता है कि वही उसका बेस्ट गर्ल है और ये सुनकर इफा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद रिचुअल का दिन आ जाता है जिधर एमी सिका से पूछती है कि वो इतना जिद क्यों कर रहा था उसके साथ आने के लिए। वो पूछती है कि क्या उसकी सर्वेंट उसके लिए काफी नहीं है उसकी डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसलिए अब वो क्लासमेट पर लाइन मार रहा है। सिका कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तभी अचानक से एमी के सर पर बहुत तेज दर्द महसूस होता है। सिका इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि वहाँ पास में एक मैजिक सर्कल बना है जो एमी के हेडेक का कारण है। जैसे ही एमी उसके पास जाती है वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाती है और तुरंत ही उन दोनों को एक अंडरग्राउंड डेंजन में टेलीपोर्ट कर देता है। उन्हें समझ भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी कुछ लिजर्ड जैसे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एमी तुरंत ही रिएक्ट करके उन्हें मार देती है। वो बड़ी सन की तरह बिहेव करती है जबकि सिका उसकी तारीफ करता है। तभी एक और मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक करता है पर सिका उसे वुडन स्टेक से डिस्ट्रॉय कर देता है। एमी कहती है कि इस तरह से डेंजर में टेलीपोर्ट हो जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनके बचने का चांस भी बहुत ज्यादा कम है, पर वो होपफुल है कि दोनों जिंदा रहेगा जब तक मदद नहीं आ जाती। जैसे ही वो दोनों डेंजर में एग्जिट ढूंढने के लिए घूमते हैं, सिका अपने पेपर डॉल छत पर चिपका देता है ताकि रास्ता याद रहे। इवन वो अपने मधुमक्खी वाले सर्वेंट को भी बाहर बुला लेता है ताकि एग्जिट ढूंढने में मदद मिल जाए। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। एमी सीधा उन पर अटैक कर देती है। इवन वो कुछ मॉन्स्टर को मार भी देती है, लेकिन एक इंजर्ड मॉन्स्टर मरने से इनकार कर देता है। एनो एमी को जोर से मार देता है। एमी जमीन पर गिर जाती है। सिका उसकी मदद के लिए रश करता है। वो वुडन स्पाइक का यूज करके सब मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे ही वो देखता है कि एमी बेहोश हो रही है, वो तब तुरंत से ही जायंट सेंटिपीड को सुमन करता है जो बाकी मॉन्स्टर को तुरंत खत्म कर देता है। एमी जल्दी होश में आ जाती है और वो देखती है कि सिका ने उसके सारे घाव को ठीक कर दिया है। उसे अभी भी हेडेक आता रहता है तो सिका एक बैरियर लगा देता है जिससे उसे तुरंत आराम मिल जाता है। सिका कहता है कि उसका हेडेक एक कर्ज की वजह से हो रहा है। ये बात सुन के एमी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने कभी अपने शरीर पर कोई कर्ज मार्क को नहीं देखा है। शिका कहता है कि ऐसी जगह भी होती है जहाँ वो खुद भी नहीं देख सकती है। एमी सोचती है कि शिका बहुत ज्यादा परवर्ट लड़का है जो उसकी बॉडी को देखना चाहता है, लेकिन असलियत में ये लड़की थोड़ी सी परवर्ट होती है और वो अपने कपड़े को उतार देती है ताकि वो चेक कर सके कि उसकी बैक पर कोई कर्ज मार्क है कि नहीं। शिका कुछ नहीं देखता पर कहता है कि कर्ज लगाने का और भी तरीका होता है। फिर वो एमी से उसके बाल का एक स्ट्रेड मांगता है और
और उसे पेपर डॉल पर बांध देता है ताकि वो कर्श को टेम्पररी एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद एमी उसे उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, लेकिन सिका उसे कोई क्लियर जवाब नहीं देता। सिका टॉपिक को चेंज कर देता है और एमी से उसके बारे में पूछता है। एमी बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स एडवेंचरर है और उसे लड़ना पसंद है। वो कहती है कि उसे चोट या मौत से डर नहीं लगती है, जिस वजह से सभी लोग उसे अजीब समझते हैं। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो एकेडमी में इतना स्ट्रांग हो जाए कि लड़ना उसके लिए बोरिंग हो जाए और वो नॉर्मल महसूस कर सके। वो सिका से पूछती है कि क्या वो भी उसे वीडियो समझती है, पर सिका कहता है कि उसे लगता है हर किसी का इस दुनिया में एक ना एक मकसद होता है। उसका ये सारे बात को सुन के एमी को अच्छा लगता है और वो उसके शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया। वेल इसके बाद वो अपनी एक्सप्लोरेशन चालू करता है और कई मॉन्स्टर के झुंड को हरा देता है, तब तक जब तक वो बॉस रूम तक नहीं पहुंच जाता। एमी देखती है कि बॉस एक सर्पेंटाइन मॉन्स्टर है और कहती है कि उससे लड़ना समझदारी नहीं होगी, लेकिन सिका कहता है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ेगा तो जीत सकते हैं। एमी उस पर विश्वास करती है और वो दोनों बॉस रूम पे रश कर देती है। सिका वुडन स्पाइक से बॉस पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर उस पर एसिड थूकता है। सिका उस अटैक को डॉज कर लेता है और एमी मॉन्स्टर पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन उसका मैजिक भी बेअसर हो जाती है। जल्दी सिका एक मौका देखकर मॉन्स्टर के मुंह में एक गोल्डन नेल घुसा देता है और एमी से कहता है कि वो उस पर फायर बॉल चलाए। एमी वैसे ही करती है और वो गोल्डन नेल सारी हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सप्लोड कर जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है एंड एमी उसे फिनिश कर देती है। एमी बॉस को हराकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सिका को हक कर लेती है एंड कहती है कि उनका टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छी थी। सिका उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर से वो डेंजन क्लियर रिवॉर्ड की तरह बढ़ता है। सिका एक मिथिकल स्वॉर्ड को देखता है जो एक डीमन के हाथ में था और वो उसे एमी को दे देता है क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट था। तभी एक मैजिक रिंग जमीन पर गिरती है और सिका डिसाइड करता है कि वो उसे अपना रिवॉर्ड बना लेगा। वो कहता है कि ये एडवेंचर बहुत ज्यादा मजेदार था और एमी से पूछता है कि क्या वो फ्यूचर में उसके साथ फिर से एडवेंचर पर चलेगी। एमी खुशी से हाँ कहती है। जल्दी ही वो दोनों एग्जिट ढूंढ लेते हैं और स्कूल लौट आते हैं, जहाँ वो टीचर्स को डेंजन के बारे में बताते हैं। जो मैजिक सर्कल उन्हें डेंजन ले गया था वो तब तक गायब हो चुका था, इसलिए कोई कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाया, पर सिका ने पहले ही उसे ढूंढ लिया होता है। वो सीधा नर्डी टीचर के पास जाता है और उसे कंफर्म करता है कि उसने एमी पर कर्ज क्यों लगाया। टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाता है एंड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब सिका उसे 13 वजह बताता है, जिससे उसने समझ लिया कि वो टीचर डीमंस के लिए काम कर रहा है। सिका ने समझ लिया था कि उस टीचर ने डीमंस को स्कूल में घुसने में मदद की थी और उसने ही एमी को उस डेंजन में टेलीपोर्ट किया था। सिका उसे कहता है कि वो अपनी असली रूप में आए। टीचर हंसता है एंड कहता है कि वो एक इंसानी है जो डीमंस के लिए स्पाई के रूप में काम करता है। सिका उसे जीनियस बोलता है क्योंकि उसने एक नया स्पेल बनाया है जो दूर से ही कर्ज लगा सकता है और किसी को धीरे धीरे मर सकता है बिना किसी सबूत छोड़े। टीचर उसकी तारीफ को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि अब सिका को मरने का टाइम आ चुका है क्योंकि उसने बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन सिका कहता है कि वो अभी एमी को नहीं बल्कि एक पेपर डॉल को कर्ज कर रहा है क्योंकि टीचर ने अपने कर्ज का टारगेट सेट किया था, कोई भी जो ह्यूमन ब्लड से टेंटेड हो। ये सुनकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वेल तब सिका वो डीमन को सुमन करता है जिसे उसने छुपा के रखा था और वो उसके खून से नहाता है ताकि कर्ज उस पर आ जाए। फिर वो नरक के भगवान से प्रार्थना करता है कि कर्ज को उसके कस्टर्ड पर वापस भेज दे। कर्ज टीचर को तुरंत ही लग जाता है और उसके शरीर के हर एक छेद से खून बहने लगता है। टीचर का खून ज्यादा बहने से वो मर जाता है। सिका उसके कर्ज के रिसर्च की तारीफ करता है, पर वो कहता है कि जब बात कर्ज से निपटने की हो तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सॉर्सिस्ट सब पर भारी पड़ता है। उसके बाद सिका वो रिंग जो उसने डेंजन में पाई थी वो ईफा को दे देती है क्योंकि वो उसकी स्पिरिट के कनेक्शन को बूस्ट करेगी। इधर ईफा बहुत ज्यादा खुशी से वो रिंग ले लेती है। तभी एमी उधर से गुजरती है एंड उन दोनों को देख लेती है। वो सिका के पास आती है एंड वही ट्रीटमेंट देती है जो पहले दी थी। हम देखते हैं कि वो ईफा के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी। इधर सिका सोचता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या गलत किया। धीरे धीरे वो सब अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं और सिका और उसके फ्रेंड्स अपने स्कूल लाइफ के दूसरे साल में पहुंच जाते हैं। सिका पूरे एकेडमिक कैंपस पर नजर रखता है, पर उस दिन के बाद कोई डीमन या एसेसियन का अटैक नहीं हुआ था जब से उसने टीचर को उसका ठिकाने लगा दिया था। तभी अचानक से वाइस प्रिंसिपल उनके पास आता है और सिका और एमी को कहता है कि वो प्रिंसिपल से कल मिले। इस बात से सिका को थोड़ा सा बुरा एहसास होता है। अगले दिन वो प्रिंसिपल से मिलने जाता है और देखता है कि प्रिंसिपल एक ड्वार्फ है जो डेमी ह्यूमन कहने पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि सिका का एटीट्यूड उसके अंकल जैसा है जो कभी इस एकेडमी का स्टूडेंट था, लेकिन सिका अपने डैड के भाई के बारे में पहली बार सुन रहा था। लेकिन प्रिंसिपल जल्दी से मेन टॉपिक पर आ जाती है और सिका से कहती है कि उसे कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करना होगा। तभी एक नया स्टूडेंट, एक लाल बालों वाली लड़की ऑफिस में आती है। प्रिंसिपल के कहने पर वो अपनी इंट्रो देती है। उसका नाम मेबल क्रेन होती है। प्रिंसिपल बताती है कि उनके पास सिर्फ 2 स्लॉट्स है और मेबल 1 स्लॉट लेगी, जबकि वो चाहती है कि दूसरे स्लॉट सिखा ले। जब एमी को ये पता चलता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पगला जाती है कि उसे इनवाइट नहीं किया गया, जबकि वो टॉप स्टूडेंट है। लेकिन सिका को इस फैसले का पीछे कुछ और थ्योरी लगती है और वो टेस्ट करना चाहता था। एमी फिर भी उदास रहती है। उसे टूर्नामेंट में नहीं बुलाया गया। भले ही उसे टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगती है। वो सोचती है कि मेबल शायद किसी नोबेल का रिश्तेदार है जिन्होंने उसे टूर्नामेंट में डालने के लिए रिश्वत दी होगी, बस अपने रिज्यूम चमकने के लिए। एमी कहती है कि वो लड़की पक्का एक अमीरजादी होगी जो रियल वर्ल्ड के दुख दर्द को नहीं समझती। तभी मेबल वहाँ से जाती है और उसे वही शब्द सुनाती है जो एमी उसके बारे में सोच रही थी। एमी मेबल का सामना करती है और मेबल कहती है कि उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एमी इसे चैलेंज समझकर कुछ स्टूडेंट से प्रैक्टिस स्वाट को उधार लेती है एंड मेबल को चैलेंज कर देती है। जैसे ही सिका सिग्नल देता है, दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। एमी मेबल के ऊपर रश करती है, लेकिन मेबल अपनी तलवार को डार्क मैजिक से स्ट्रॉन्ग करके उसका अटैक रोक लेती है। वो एमी का बराबर मुकाबला करती है और एक पावरफुल अटैक में उसकी तलवार को गिरा देती है। मेबल उसे स्पॉइल लिटिल हीरो कहकर मजाक उड़ाती है। एमी कहती है कि वो स्वॉर्ड फाइट में मैजिक का यूज करके चीटिंग कर रही है। मेबल कहती है कि रियल वर्ल्ड में उसे ऐसे कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जाने से पहले मेबल सिका को भी वार्न करती है कि अगर वो टूर्नामेंट में सीरियस नहीं है तो वो पीछे हट जाए, वरना वो बहुत बुरी तरीके से चोट खाएगा। सिका फेक स्माइल देता है जब मेबल जाने लगती है। उसके जाने के बाद वो एमी को उठाने जाता है। एमी डिसाइड करती है कि वो भी सिका और मेबल के साथ टूर्नामेंट देखेगी। कैरेज में एमी और इफा बातें करती रहती है और मेबल कहती है कि ये सब शेल्टर्ड किड्स है। सिका उसकी ये इमो एक्ट से बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। जैसे ही वो कैपिटल पहुंचते हैं, सिका की हालत खराब हो जाती है मोशन सिकनेस के कारण। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि पहले एरिना जाए ताकि पता कर सके उसका पहला अपोनेंट कौन है। वो देखता है कि अगर वो और मेबल लगातार जीतता रहे तो वो दोनों सेमीफाइनल्स में एक दूसरे के साथ लड़ेगा। उसके अलावा और कोई खास बात नहीं होती। वो इफा और एमी से कहता है कि वो सिटी एक्सप्लोर करे जब तक वो रेस्ट करता है, लेकिन वो सीक्रेटली अपने पेपर डॉल से मेबल के ऊपर नजर रखता है ताकि पता चल सके कि एमी की जगह उसे क्यों चुना गया। अगले दिन सिका का पहला मैच होता है एक लीन मैन स्वॉर्ड मैन के साथ जो मानता है कि मैग्नेशियन क्लोज कॉम्बैट में वर्थलेस होते हैं। सिका उसे कहता है कि वो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा है, इसलिए जल्दी काम खत्म करेगा। ये सुनकर स्वॉर्ड मैन गुस्से में आ जाता है और जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है वो सिका पर रश करता है, लेकिन सिका तुरंत अपनी जगह एक पेपर डॉल से बदल लेता है और स्वॉर्ड मैन के पीछे आकर उसे मैजिक से एरिना के बाहर गिरा देता है। वो तुरंत मैच जीत जाता है और वापस चला जाता है। यूकी को चिंता होती है कि वो ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। उसे ये भी चिंता होती है कि सिका अपने पेपर डॉल ज्यादा दूर तक फैला रहा है, जिससे उसके शरीर पर स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन सिका कहता है कि ये टूर्नामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो इफा और एमी के पास जाता है और वो लोग अगला राउंड देखता है, जिससे एक मैजिशियन एक मिस्टीरियस रेज वॉरियर के सामने होता है। वो रेज वॉरियर कायल अपना डीमन आई टेक्निक यूज करता है एंड उस मैजिशियन को पैरालाइज कर देता है। फिर उसके सीने में तलवार घुसाकर तुरंत ही उसे मार डालता है। सिका समझ जाता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एसेसियन है, इसलिए वो अपने कुछ पेपर डॉल्स उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। मेबल भी उसे देख रही होती है जब वो अपनी फाइट की तैयारी कर रही होती है और वो कुछ परेशान लगती है। उसके बाद सिका अपने सेकंड राउंड में जाता है एंड उसका ओपोनेंट एक गोलम यूजिंग मैच होता है जो कहती है कि उसका गोलम खास मैजिक यूजर से लड़ने के लिए बनाया गया है। वो अपने गोलम को अटैक करने को ऑर्डर देती है, लेकिन सिका अपने सबसे तेज डीमन सर्वेट को सुमोन करता है जो गोलम को इस तरह काट डालता है किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। गोलम तुरंत मिट्टी में बदल जाता है एंड वो लेडी तुरंत गिव अप कर देती है। सिका अपने फ्रेंड्स के पास लौट आता है। इफा उसकी सेफ्टी को लेकर चिंता कर रही होती है। कायल की फाइट देखने के बाद तभी एमी कंप्लेन करती है कि उसकी फाइट बोरिंग होती है। उनकी नोकझोंक तभी रुक जाती है जब मेबल की फाइट स्टार्ट होती है और वो सब अपने ध्यान एरिना की तरफ करती है। माबेल का ओपोनेंट एक अर्थ मैजिक यूजर होता है, लेकिन माबेल अपनी शार्प स्वॉर्ड से उसकी अटैक को काट देती है। जैसे ही ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग स्पेल चैंट करता है, माबेल उस पर नाइफ फेंकती है जो उसके रॉक वॉल को आसानी से तोड़ देती है। सिका रियलाइज करता है कि वो ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है, जिससे उसका नाइफ का वजन बढ़ जाता है और वो इजीली वॉल्स को तोड़ देती है। शिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब करना नामुमकिन है, क्योंकि ये लड़की नेचुरल है। इसका मतलब ये लड़की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके ये सब कुछ हासिल किया है। मेबल मैजिशियन की स्कार्फ को काट कर उसे हरा देती है। कमेंटेटर उसे रेड हेयर हीरो कह के बुलाती है। वेल तभी एमी उसे बताती है कि दूसरे जो हीरो था उसका नाम मेबल है एंड उसके बालों का रंग भी लाल है एंड उसका वेपन का चॉइस सेम था जैसे उनकी जूनियर मेबल का है।
है। अब सिका सब समझ जाता है और वो रात को एक डीमन स्पाई को इंटरसेप्ट करता है जो मैसेंजर पिजन से मैसेज भेज रहा होता है। वो आदमी अनजान बनने की एक्टिंग करता है और शिका पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिका उसे अपने मैजिक पावर से बांध देता है। स्पाई पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो शिका कहता है कि उसका एक सर्वेंट उस पर नजर रख रहा था जब वो दूसरे इन्फॉर्मेंट से बातें कर रहा था। शिका उससे पूछता है कि उसने क्या मैसेज भेजा, लेकिन स्पाई कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तो भी मैं नहीं बताऊंगा। तब शिका कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो वो उसकी सोल से पूछ लेगा। तभी शिका एक टाइनी क्रीपी बीस्ट टाइटन जैसे डीमन को सुमन करता है, एक क्रेजी मंकी डीमन जो माइंड रीड कर सकता है। ये मंकी स्पाई उसके दिमाग को पढ़कर उसके मुंह से वर्ड्स को चुरा लेता है। शिका उस स्पाई से सवाल करता रहता है और इधर मंकी उसके माइंड को रीड करके सब कुछ बता रहा होता है। इस स्पाई को लगता है कि माबेली हीरो है क्योंकि वो रेडेड लड़की है जिसमें अननेचुरल पावर है एंड साथ ही साथ हीरो के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए था वो मेबेल के पास है। शिका सोचता है कि अब उसने सब कुछ सीख लिया है और उस आदमी को फ्री कर देता है और उसे अपना क्रेजी मंकी को ट्रीट के रूप में दे देता है। मंकी इस स्पाई को खा जाता है। उस आदमी को खाने के बाद मंकी शिका के थॉट्स को पढ़कर कहता है कि शिका उस आदमी के बारे में पीटी महसूस कर रहा था। शिका को अपने थॉट्स रीड होने पर पसंद नहीं आता, इसलिए वो मंकी को धमकी देता है कि अगर वो नहीं रुकेगा तो उसे वो मार डालेगा। मंकी डर जाता है और तुरंत पैरेलल डायमेंशन पे वापस चला जाता है। तभी यूकी उसके बालों से बाहर आती है और शिका उसे डराने के लिए माफी मांगता है। उसे रियलाइज होता है कि स्कूल ने मैबेल को टूर्नामेंट में इसलिए भेजा था ताकि सब समझे कि माबेली असली हीरो है और सबका नजर असली हीरो एमी से दूर रहे और एमी सेफ रहे। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैबेल को सारी अटेंशन लेने देने में और उसका कहना है कि जब तक वो यूजफुल है उसे उस लड़की की आइडेंटिटी जानने की कोई शौक नहीं है। अगले दिन टूर्नामेंट दोबारा शुरू होता है और शिका, मैबेल और कायल के अलावा एक मैजिक स्वॉर्डमैन जो चारों एलिमेंट यूज कर सकता है सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। जैसे ही 4 सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हो जाते हैं मैबेल शिका से कहती है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो जो इस टूर्नामेंट को समझती है ये टूर्नामेंट बिल्कुल वैसा नहीं है। शिका कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैबेल उसे कहती है कि अगर अपना जान प्यारा है तो एंड तुम मरना नहीं चाहते हो तो उसकी बात मान ले। फिर भी वो मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे फाइनल में जाना है तो उसके साथ एकदम फेयर तरीके से लड़े। पहला सेमीफाइनल में कायल और एक नेमलेस एक्स्ट्रा कैरेक्टर के बीच फाइट होता है। वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर लाइट मैजिक का यूज करके अपने आप को कायल के डीमन आई से बचा लेता है और उस पर फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन कायल बिना हिले उसकी तरफ बढ़ता रहता है। शिका रियलाइज करता है कि कायल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रहा है अपने बॉडी को रीइंफोर्स करने के लिए ताकि वो हर एक अटैक से बचा रहे। वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर गोलेम्स की पूरी आर्मी को बना देता है, लेकिन कायल अपने शैडो मैजिक का यूज करके सबको एक साथ तोड़ देता है और उसके मूवमेंट्स भी रेस्ट्रिक्ट करके उसे खत्म करने जाता है। लेकिन जैसे ही उसे मारने वाला होता है जज व्हिसल बचाकर फाइट खत्म कर देते हैं। रात को शिका यूकी से कहता है कि वो कल फाइट हारने का प्लान कर रहा है ताकि वो लो प्रोफाइल बना रहे। तभी यूकी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और अपने मास्टर से थोड़ा प्यार मांगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। तभी उसका आउल देखता है कि मैबेल रूपड़ है। शिका तुरंत यूकी को गले लगा लेता है और उसे दूसरी साइड पे ले जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि मैबेल रूफटॉप को तोड़कर नीचे आ जाती है। शिका मैबेल से कहता है कि एक लड़के के बेडरूम में आने के लिए और भी तरीके होते हैं, रूफटॉप तोड़ के अंदर आने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैबेल बात करने के लिए नहीं आई होती है। वो उस पर अटैक करती है और उसे विंडो से बाहर ले जाती है जहां वो उस पर बहुत तेज अटैक करती है। वो उसके टैंगलिंग वाइन्स को डॉज करती है और उसे स्टैप करने रश करती है, लेकिन वो सिर्फ उसके पेपर डॉल को स्टैप कर पाती है। शिका टेलीपोर्ट करके उसके पीछे आता है और फोर्स इजेक्ट स्पेल का यूज करता है, लेकिन मैबेल उसके स्पेल रेस्ट्रिक्ट कर लेती है जो दिखाती है कि वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिका सोचता है कि क्या उसे यही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तभी एक ड्रंकर उनकी फाइट में इंटरप्ट कर देता है, लेकिन मैबेल उस पर डेक्नो की करती है जिससे डरकर वो शराबी भाग जाता है। यूकी बाहर आकर पूछती है कि ये पागल लड़की क्या सोच रही है। शिका कहता है कि ये हम उससे ही पूछ लेते हैं। वो मैबेल को एक फाउंटेन के पास नॉस्टैल्जिक मूड में देखते हैं। जैसे ही वो उसे देखती है शिका कहता है कि वो लड़ने नहीं बल्कि बात करने आया है। शिका उसे कहता है कि वो उसे पूरा सच बताए तो वो उसकी सजेशन एक्सेप्ट करने के बारे में सोचेगा। तब मैबेल उसे पागल आदमी बुलाता है और वो बताती है कि मैं तुम्हें इंजर्ड करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इंजर्ड हो जाए और कल फाइट करने का प्लान छोड़ दे एंड इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। शिका को लगता है कि कोई और वजह भी है उसके यहाँ होने की और मैबेल डिसाइड करती है कि वो उसे पूरा सच बता देगी। तब मैबेल कहती है कि उसका ये रोल है कि वो कायल के हाथों मर जाए ताकि डीमंस को लगे कि हीरो मर चुका है। वो आगे कहती है कि वो और कायल दोनों ऑर्फेन से मतलब अनाथ बच्चा जिनको एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने एसोसिएशन बनाने के लिए छोटे से ही ट्रेनिंग दी थी। वो ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को 4-4 के ग्रुप में रखती थी ताकि वो एक दूसरे से जुड़ा रहे और साथ में स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन जब वो प्यूबर्टी में पहुंचते हैं तो ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे के
दिमाग में एक मैजिक स्पेल डाल दिया जाता है जो उसकी इमोशन को डिस्ट्रॉय करके उसे एक माइंडलेस किलिंग मशीन बना देता है। कायल को वो मैजिक स्पेल मिला था और उसे अपने तीनों फ्रेंड्स को मारकर अपनी ये स्किल को प्रूव करनी थी। उसने 2 को मार दिया था, लेकिन तभी ऑर्गेनाइजेशन ने मैबेल से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया। वो कायल को हीरो किलर के रूप में फेमस बनाना चाहता था, इसलिए उसने मैबेल को टूर्नामेंट में भेज दिया। लेकिन मेबल चुपचाप उसके हाथों नहीं मरना चाहती थी, बल्कि उसे मार देना चाहती थी। मेबल कहती है कि कायल ने उसके भाई को मार दिया जो उनके ग्रुप में था, लेकिन सिका उसकी बातों को पकड़ लेता है। वो जानता है कि कायल ही उसका असली भाई है और मेबल अपनी भाई कायल को इसलिए मारना चाहती है ताकि उसकी भाई ये जो खराब जिंदगी जी रही है इमोशनलेस किलिंग मशीन बनके, इस घटिया जिंदगी से अपने भाई को आजाद करने के लिए वो अपने भाई को मारना चाहता है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि सिका को सब कुछ कैसे पता है। मेबल बताती है कि मेरे भाई का आखिरी इच्छा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन जाए तो उसे वो रोके, इसीलिए वो फाइनल्स में जाकर अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे हराना चाहती है। तभी सिका उठकर कहता है कि उसने अपना मन को बदल दिया है और अब वो फाइनल्स में जाएगा और केयल को उसके लिए हराएगा। मेबल कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा काम है, लेकिन सिका कहता है कि अगर वो केयल से लड़ेगी तो वो सिर्फ अपनी जान खोएगी, मतलब केयल माबेल को मार देगा क्योंकि केयल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है कि वो एकेडमी वापस चली जाए और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा। शिका कहता है कि उसकी भाई चाहता होगा कि वो आजाद और खुश रहे और वो उसकी भाई की इच्छा को पूरा करेगा। माबेल चुप हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि कल उसके खिलाफ पीछे नहीं हटेगी। शिका कहता है कि वो उसे कल साबित कर देगा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन वो दोनों एरिना में सामना करते हैं। माबेल अपना जाइंट एक्स लेकर आती है और कहती है कि एक स्पॉइल्ड नोबेल लड़का उसे कभी नहीं हरा सकता। डुएल स्टार्ट हो जाती है और इतने बड़ी हथियार के साथ भी माबेल अमेजिंग स्पीड से अटैक करती है और सिका को पीछे धकेल देती है। सिका उस पे रॉक शूट करता है, लेकिन वो अपने एक्स के मोमेंटम से उन्हें डॉच कर लेती है और काउंटर अटैक करती है। सिका उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वाइन से उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल अपनी फोर्स से उन्हें तोड़ देती है। सिका उसके एक्स पर एक पेपर डॉल चिपका देता है जिससे वो 1000 गुना भारी हो जाता है और वो उसे उठा नहीं पाती। फिर वो उसे रिस्ट्रेन कर देता है और उसके एक्स को उठा देता है। जजेस सिका के विक्ट्री को अनाउंस करता है और डुएल टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। मेबल हारकर हैरान हो जाती है और सिका उसे कहता है कि वो कायल का सामना ना करे। जल्दी ही फाइनल राउंड शुरू होता है सिका और कायल के बीच। सिका कायल से पूछता है कि क्या वो मेबल से लड़ने का सोच रहा था। कायल कहता है कि हाँ, यही प्लान था। कायल कहता है कि उसके पास कोई इमोशन नहीं बचा और उसे ऑर्डर मिला है, इसलिए वो उसे मार देगा। शिका को उसका ये कोल एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहता है कि वो उसे हराने के बाद उनका ये प्लान को पूरा पलट देगा। बैटल शुरू होती है और सिका क्रिम्सन मिस्ट का यूज करता है ताकि केयल की डीमन आई उस पर कोई असर न करे। कायल बिना डरे उसकी तरफ बढ़ता रहता है, चाहे सिका उस पर ब्लू फायरबॉल क्यों ना छोड़े। सिका मेटेलिक वेंस का यूज करके उसे बांधता है, लेकिन कायल शैडो मैजिक से उन्हें तोड़ देता है और उसे अटैक करता है। शिका अपने बैरियर से अटैक को रोक लेता है, लेकिन उस पर लगातार अटैक हो रहा था। तभी वो एक 4 हाथों वाला डीमन को सुमन करता है ताकि कायल को उसकी औकात दिखा दे। तभी कायल उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस डीमन की एक ही अटैक से उसका हड्डी पसली एक हो जाता है। शिका कहता है कि अगर उसमें इमोशन होता तो वो सच में डर जाता और अपनी जान बचाने के लिए इधर से भाग जाता। तभी वो बेहोश कायल के पास जाता है जब अचानक से उसके शरीर पर एक कर्श आ जाता है। सिका तुरंत बैरियर को इरेक्ट करता है कर्श को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कायल की बॉडी ऑलरेडी खराब हो चुकी होती है, पर उसने अपनी पर्सनालिटी थोड़ी देर के लिए वापस पाली थी और सिका उसके सिम्टम्स देखते हुए उसे कुछ पूछा था। तब कायल उसे कहता है कि मेबल से उसकी तरफ से माफी मांग ले। इतना कहते ही कायल मर जाता है। इधर सिका को गुस्सा आता है कि कोई उसे एक कर्ज से हराने की कोशिश कर रहा था। शिका को गर्व था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेसरिस्ट है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी पावर का यूज करके कायल को दोबारा जिंदा करेगा। जैसे ही वो कायल को रिवाइव करने का स्पेल चैन करने लगता है, तभी यूकी बाहर आ जाती है एंड उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज तुम उसे रिवाइव मत करो, क्योंकि तुम अगर उसे रिवाइव कर दोगे तो सब लोग तुम्हारे ऊपर अटेंशन देगा एंड सबका नजर तुम्हारे ऊपर चला आएगा। सिका समझ जाता है कि वो सही बोल रही है, इसी वजह से वो रिवाइवल स्पेल को रोक देता है। रेड धुआं क्लियर होने से पहले सिका कायल के बॉडी को पैरेलल डायमेंशन में स्टोर कर देता है और सबको कहता है कि उसने उसे बिना टच किए इवेपोरेट कर दिया है। इसके साथ ही वो ये टूर्नामेंट जीत जाता है और बाद में वो मेबल की मदद से कायल की डेड बॉडी को एक शांत जगह पर दफना देता है। मेबल जानती थी कि उसके भाई अगर हार गया तो वो पक्का मर जाएगा, क्योंकि उसके भाई पर कर्स्ट लगा हुआ था, इसीलिए उसने उसे बचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। सिका उसे कायल की आखिरी मैसेज देता है जिसमें वो उसे 4 लीफ क्लोवर के बारे में माफी मांगता है। ये सुन के माबेल और भी ज्यादा रोती है एंड वो बोलती है कि सर्जरी से थोड़ी देर पहले उसके भाई ने उसका फेवरेट 4 लीफ क्लोवर वाले हेयर पिन तोड़ दिया था और इस वजह से वो दोनों लड़ पड़े थे। वो बहुत देर तक रोती रहती है, फिर सिका से पूछती है कि अब उसका क्या होगा। सिका कहता है कि वो एकेडमी वापस चली जाए एंड वो सब कुछ संभाल लेगा। मेबल खुशी से उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करती है और सिका के साथ कैरेज तक लौट आती है, जहाँ ईफा और एमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने ऑलरेडी सिका से पूरी कहानी सुन ली होती है और वो मेबल को उसकी पास्ट
पास्ट के बावजूद एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद एमी मेबल को दोबारा स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करती है और इस बार वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लेती है। जीतने के बाद वो कहती है कि वो प्रैक्टिकल लेसन्स में टॉप है और मेबल से कहती है कि वो उसकी ट्रेनिंग पार्टनर बने क्योंकि उसके बराबर कोई नहीं है। जल्दी ही सिका और उसके ग्रुप एकेडमी लौट आता है और सिका प्रिंसिपल से बात करने जाता है। उसे पता चल जाता है कि प्रिंसिपल ने उसे टूर्नामेंट में इसलिए भेजा था ताकि वो मेबल की जान बचा सके। प्रिंसिपल उसके जजमेंट से इम्प्रेस होती है। वो कहती है कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन ने मेबल को उसे बेच दिया था क्योंकि वैसे भी वो लोग मेबल को मारने वाले थे, लेकिन प्रिंसिपल ने उस लड़की को बचाने का फैसला किया जिससे इतनी तकलीफ मिली थी। उसने सिका पर भरोसा किया क्योंकि वो जानती थी कि सिका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसिपल फिर मेबल की सेफ्टी एश्योर करती है और सिका से कहती है कि वो उसकी सीनियर के रूप में उसकी मदद करे। इसके बाद सिका कॉमन रूम पे जाता है जिधर जाके वो देखता है कि मेबल ने अपनी हेयर का कलर चेंज कर लिया है क्योंकि उसे अब हीरो बनने का नाटक नहीं करनी है। वो सिका से डर रही होती है क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बन गया है। ईफा और एमी भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है इस विषय पे। जल्दी ही मिड सेमेस्टर ब्रेक शुरू हो जाता है और सिका को उसके फादर से एक टास्क मिलता है कि उसे एक डेंजन की इन्वेस्टिगेशन करना है जो कि पास के एक किंगडम में है। एमी उसके साथ जाना चाहती है लेकिन सिका याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए इंतजार कर रहे होंगे। मेबल भी अब एडॉप्ट हो चुकी है तो वो अब अपनी न्यू फैमिली के साथ टाइम बिताएगी। ईफा थोड़ी नर्वस दिखती है क्योंकि वो सिका के साथ जाना चाहती है और सिका उसे इनवाइट कर देता है कि वो उसके साथ चल सकती है। तभी अचानक एस्ट्रिया किंगडम का क्राउन प्रिंस जिसका नाम है सील वो डाइनिंग हॉल में आता है और कहता है कि ये जगह किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा लग रहा है। तभी उसके एल्फ सर्वेंट उसे स्नोफ्लेक्स का ध्यान रखने के लिए कहता है तो सील कुछ नहीं कहता और सीधा सिका के पास पहुंच जाता है और खुद का इंट्रो देता है। तभी उसका नजर ईफा पर पड़ती है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वो उसे अपना वाइफ बनाने का प्रस्ताव देता है। ईफा अचानक से ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मतलब वो स्पीचलेस हो गई थी, बट वो खुद को संभालती है एंड उसे कह देती है कि नहीं, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं बन सकती हूँ क्योंकि मैं मास्टर सिका का स्लेव हूँ। फिर सील सिका से कहता है कि इस लड़के का क्या कीमत है ताकि वो उसे खरीद सके। पहले की सिका उसे कुछ जवाब दे पाता, प्रिंस के एल्फ सर्वेंट लिज कहती है कि इस मामले को इधर नहीं कहीं और ले जाकर डिस्कस करते हैं। फिर वो एक प्राइवेट ऑफिस में मिलते हैं जहाँ सील सिका को बताता है कि ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन का मिशन उनके किंगडम की द्वारा ही दिया गया है। वो सिका को बताता है कि वो ड्रैगन उनके लोगों के साथ 100 ईयर से भी ज्यादा समय तक शांति से रह रहा था, लेकिन अब अचानक से वो परेशान करने लगा है। सिका पूछता है कि वो ड्रैगन इतने टाइम तक ह्यूमंस के साथ इतने शांति से कैसे रहा। तब सील उसे एक क्वीन की कहानी बताता है जिसने उस ड्रैगन को उसके अंडे से निकलने में मदद की थी। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कहानी सच या झूठ है, इसलिए वो चाहता है कि सिका इस बात की भी जांच करे जब वो उस ड्रैगन को ढूंढे। बाद में जब सिका अपने डोम में लौट रहा होता है तब एमी और मेबल उसे बुशेस में खींच लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो सच में ईफा को उस प्रिंस के हाथ में दे देगा। सिका वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला एंड वो ईफा को जाने नहीं देगा, लेकिन अगर ईफा को प्रिंस पसंद आ गई तो इस विषय पे वो कुछ नहीं कर सकता है। लड़कियां कहती है कि सिका एक मछली से भी ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि वो सोचता है कि ईफा उसे छोड़ देगी। अगले दिन सिका और ईफा सील के ग्रुप के साथ निकल जाता है। ईफा कहती है कि प्रिंस जैसे लोग उसके जैसे स्लेव को क्यों अपना वाइफ बनाना चाहेगी, लेकिन इधर सिका को लगता है कि ईफा इस बात को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। पता नहीं क्यों ईफा हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि ये सुनकर उसे थोड़ा सा खुशी हुई। वेल इधर हमारे सिका को बहुत दिनों बाद जेलसी महसूस होता है। लंबी जर्नी के बाद वो लोग एस्ट्रिया किंगडम की राजधानी पहुंचते हैं और सील कहता है कि ये जगह बहुत शांत है, लेकिन ड्रैगन ये शांति बिगड़ रहा है। तब वो ड्रैगन की तरफ इशारा करता है जो शहर के ऊपर से उड़ रहा होता है और लोगों को डरा रहा होता है। सिका कहता है कि वो काफी बड़ा है। अचानक से ड्रैगन उनकी ही तरफ मुड़ जाता है और बड़े ही खतरनाक तरीके से उनके पास उड़ता आता है, जिससे ईफा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एक सुमोनर एक लावा टाइगर को सुमोन करता है ड्रैगन का सामना करने के लिए। ड्रैगन भाग जाता है लेकिन लावा टाइगर ईफा को देखता है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। सिका क्रिस्टल पिलर का यूज करके उसे रोकता है, लेकिन लावा टाइगर उन पिलर को पिघल देता है और सीधा सिका की तरफ आने लगता है। सिका उसे मिटाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका सुमोनर उसे गले में लैश डाल देता है और उसे रोक देता है। फिर सुमोनर अपने टाइगर को वापस बुला लेता है, लेकिन सील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो दौड़ कर जाता है सुमोनर के पास एंड उसे डांटने लगता है कि उसके बीच ने उनके गेस्ट पर अटैक क्यों किया। लेकिन जैक्ट गुरूर से कहता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्रैगन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खूंखार और डेंजरस हो चुका है। सिका को पता चलता है कि सील ने मर्सिनरीज को हायर किया है जैक्ट के लीडरशिप में ताकि वो ड्रैगन को मार सके अगर उसे रोक नहीं पाया तो। सिका कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा आइडिया है क्योंकि जैक का लावा टाइगर ड्रैगन को हरा नहीं पाएगा, बस उसे और ज्यादा गुस्सा कर देगा। जैक्ट घमंड से कहता है कि सिका चुप हो जाए क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। सिका कहता है कि पहले वो अपने टाइगर को कंट्रोल करना सीखे, फिर दूसरों को लेक्चर दे, और ये वार्न करता है कि अगली बार उसके सामने उस टाइगर को सुमोन मत करना, नहीं तो वो उसे इस दुनिया से मिटा देगा। सील उनके झगड़ा को रोकता है और जैक को भेज देता है। उसके बाद सिका उससे पूछता है कि क्या उसके पास ड्रैगन को मारने के लिए क्वीन का अप्रूवल है। वेल तब उसे पता चलता है
कि प्रिंस ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। प्रिंस सिका से कहता है कि वो उसके देश के पॉलिटिक्स से दूर रहे। ये सब कुछ सुनने के बाद सिका ईफा की तरफ मुड़ता है और उसे समझाता है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना होगा। वो आगे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा और उसे अपनी मैजिक का यूज करके खुद को बचाना होगा। ईफा उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। प्रिंस कुछ कह पाता, सिका उससे पहले प्रिंस को मना कर देता है। वो कहता है कि उसके और उसके सर्वेंट के बीच में वो इंटरफेयर ना करे। सिका जानता है कि उसकी ये सारी बातें बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन वो भी जानता है कि अगर ईफा ने अपनी डर को नहीं हराया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसका एक स्टूडेंट ड्रैगन के हाथों खाया गया। इससे पहले वो कुछ कर पाता। वो नहीं चाहता कि ईफा के साथ भी ऐसा कुछ हो। अगले दिन सिका लाइब्रेरी में ड्रैगन के बारे में जानकारी जमा कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि 150 साल पहले भी ड्रैगन ने अजीब बिहेव किया था। उस समय पहाड़ों में एक ड्रैगन कपल रहता था जिन्होंने अंडा दिया था। वो ह्यूमन एंड मॉन्स्टर दोनों को डरा कर रखता था और अपने बच्चों को खिलाने के लिए एनिमल्स चुरा लेते थे। बट कुछ सालों बाद फीमेल ड्रैगन मर गई। अब सिर्फ मेल ड्रैगन बचा है। ईफा कहती है कि इस बार ड्रैगन का परेशान होने का कुछ और रीजन हो सकता है, लेकिन सिका डिसाइड करता है कि वो माउंटेन चढ़कर सच पता लगाएगा। ईफा कहती है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, पर वो कहता है कि वो ठीक रहेगा। रात को जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो ईफा उसके कमरे का दरवाजा नॉक करती है, क्योंकि सील ने एक मेड भेजी थी उसे अपने बेडरूम बुलाने के लिए। बट ईफा उस प्रिंस के पास नहीं जाना चाहती। एनो अकेले रहने में बहुत ज्यादा डर रही थी, इसीलिए सिका उसे अपने रूम में सोने देता है और बेड शेयर करता है। जब वो दोनों लेटे हुए थे तब सिका पूछता है कि क्या ईफा सच में प्रिंस का वाइफ बनने के लिए तैयार है। ईफा मना कर देती है। सिका कहता है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर उसके वजह से रुकी हुई है तो वो प्रिंस के पास जा सकती है। ईफा उसकी बातों को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एनो कहती है कि अगर उसे लगता है कि वो वीक है एंड डरपोक है तो वो अपने आप पर काम करेगी एंड खुद को सुधारेगी, पर वो सिका को छोड़ना नहीं चाहती है। सिका को रियलाइज होता है कि उसने थोड़ा सा गलत शब्दों का यूज किया है। इसी वजह से वो कहता है कि उसका कहने का ये मतलब नहीं था। वो कहना चाहता था कि एक लड़की को रॉयल फैमिली का वाइफ बनने का ये जो मौका मिला है ये बहुत ज्यादा ही भाग्यशाली को मिलता है। सिका कहता है कि वो उसके बिना अकेले महसूस करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, फैसला जो भी होगा वो ईफा का ही होगा। तब ईफा कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी और आंसू के साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिका देखता है कि ईफा उसके उठने से पहले ही उधर से चली गई है। तब यूकी भी बाहर निकालती है और कहती है कि पिछले रात वो ईफा के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बात किया है एंड बहुत ज्यादा कठोर शब्दों की यूज किया है, जबकि ईफा उसे बचपन से प्यार करती है। बट सिका इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिका प्रिंस के पास जाता है कल रात के बारे में बात करने के लिए कि प्रिंस ने ईफा को क्यों बुलाया था रात को। प्रिंस बताता है कि वो तो बस उससे बात करना चाहती थी, लेकिन ईफा आई नहीं उसके पास। उसके बाद सिका पूछता है कि तुम ईफा को चाहते ही क्यों हो, तुम उसको अपनी हारिम में शामिल क्यों करना चाहते हो। तब प्रिंस बताता है कि दरअसल उसे ईफा की खूबसूरती पर दिल आ चुका है उसका, इस वजह से उसको अपनी हारिम में शामिल करना चाहता है। इसी वजह से प्रिंस उसे कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे ईफा को बेच दो। लेकिन इतना सुनते ही सिका कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो उसको नहीं बेचने वाला। लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर ईफा उसके पास खुद ब खुद आना चाहेगी तो सिका ईफा को रोकेगी नहीं। खैर इसके बाद तो सिका कहता है कि वो अब माउंटेन पे जाने वाला है ड्रैगन के पास, ताकि वो करीब से ड्रैगन को जज कर सके एंड पता कर सके कि ड्रैगन को परेशानी क्या हो रहा है। इसीलिए कुछ टाइम के लिए सिका अब इधर से जा रहा है एंड ये सुनने के बाद प्रिंस थोड़ा सा खुश होता है एंड इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिका फाइनली चला जाता है माउंटेन की ओर एंड इधर हम देखते हैं कि ईफा तापा महल के अंदर जा रही होती है। तभी उसके सामने प्रिंस का वो एल्फ चली आती है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ईफा एंड ये एल्फ बातें वगैरह करने लगती है। तभी ये एल्फ बताती है कि ईफा के आसपास एलिमेंटल्स घूम रहा है। ये सुन के ईफा बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड पूछती है कि उसको कैसे पता, क्योंकि ईफा ने तो उसको बताया तक नहीं। तब एल्फ बताती है कि उसको ये बात इसलिए पता है क्योंकि ईफा भी एल्फ की फैमिली से ही है एंड ये बात ईफा को पहले पता भी नहीं थी, उसे तो बस अभी पता चला है। इधर एल्फ बताती है कि उसको सिका को छोड़ देना चाहिए एंड प्रिंस के हरीम में ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि वो जिसके साथ रह रही है वो और कोई नहीं बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। इतना सुनते ही ईफा बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड बोलती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही है। तब एल्फ समझाती है कि डीमन से हमेशा ही एलिमेंटल्स दूर रहते हैं, इसी वजह से सिका के आसपास भी एलिमेंटल्स नहीं रहते, बिकॉज वो एक डीमन है। इतना सुनते ही ईफा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको तो लगता था सिका सबसे अलग है, लेकिन वो एक इंसान ही है। लेकिन इधर एल्फ भी बता रही है कि वो एक मॉन्स्टर है, मतलब डीमन। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाती है। इसी वजह से एल्फ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उसकी मॉम एंड डैड के बारे में पता है। ईफा बताती है कि हाँ, उसे तो उसके डैड के बारे में पता है, लेकिन उसकी मॉम को वो कभी भी नहीं देखा था। इसी वजह से एल्फ उसके ऊपर क्वेश्चन लगा देती है कि अब तुम ही बताओ कि उसकी मॉम डीमन नहीं है, ये तुम कैसे बोल सकती हो। अब ईफा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ चुकी होती है। अब दूसरी ओर में सिका को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के उस माउंटेन के ऊपर जा रहा होता है। तभी उसके सामने वो ड्रैगन का घोंसला चला आता है, मतलब वो ड्रैगन के सामने चला आता है एंड ड्रैगन उसको देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी साइका अपने एक मैजिकल स्पेल से उस
उसको बंदी बना लेता है। फिर वो थोड़ा इधर उधर झांकता है एंड घोंसले में नोटिस करता है कि एक अंडा है एंड इस अंडे को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसको तो पता है कि फीमेल ड्रैगन मर चुका है, तो ये अंडा कैसे आ गया। तब उसको समझ आया कि ड्रैगन अंडा देने के लिए अपने जेंडर तक को चेंज कर सकता है। अब दूसरी ओर में एल्फ एंड ईफा को दिखाई जाती है, जिधर एल्फ ईफा की काइंड ऑफ ब्रेन वॉश कर रही होती है एंड उसको पूरे का पूरा महल को घुमाने लगती है एंड प्रिंस के जो हरीम है ना उन सारे लड़की वगैरह को दिखाने लगती है एंड उसको बहुत कुछ समझाने लगती है इस महल के बारे में एंड प्रिंस के बारे में भी कि प्रिंस कितना ज्यादा महान है, वो अपनी रानियों को कितना ज्यादा पसंद करती है एंड सबको बहुत ज्यादा ही प्यार करती है वो एंड ऐसे ही वगैरह वगैरह, मतलब जितना फेंक सके वो फेंक रही होती है उसके सामने। उसके बाद एल्फ ये भी बताती है कि प्रिंस की जो मॉम है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड प्रिंस नेक्स्ट किंग भी होने वाला है उसके मॉम के बाद। इसी वजह से प्रिंस इस ड्रैगन वाली सिचुएशन को बहुत जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। साथ ही साथ प्रिंस एक क्वीन को भी ढूंढ रही होती है। इसी वजह से एल्फ उसको बताती है कि वो चाहती है कि ईफा प्रिंस की मदद करे एंड प्रिंस को सपोर्ट करे। वेल अब दूसरे राह में सिका को दिखाया जाता है जो कि अंडे के आसपास आग लगा दिया होता है, मतलब इस अंडे को उबलने के लिए नहीं बल्कि इसको हैच करने के लिए, ताकि इसके अंदर से बेबी निकल सके। काइंडा इस अंडे को गर्म रखने की कोशिश करता है लेकिन उसका हर एक प्रयास वेस्ट होता है क्योंकि वो उसको गर्म ही नहीं रख पा रहा था। इसी वजह से वो किंगडम में वापस जाने का सोचता है ताकि किसी को ला सके, बट गाइस ये ड्रैगन उसको जाने ही नहीं देता। अब दूसरी ओर में दिखाया जाता है प्रिंस का एल्फ ईफा को लेके बैल्कनी पे चला आता है जिधर प्रिंस एंड कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी तो ईफा को देख के उसका रेट लगाने लगता है एंड साथ ही साथ दूसरा आदमी ऑफिशियल तरीके से कुछ पेपर वर्क को कंप्लीट कर देता है। इधर तो ईफा को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या चल रही है। इधर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तब प्रिंस उसे बताती है कि दरअसल वो ईफा को ऑफिशियल तरीके से सिका से अलग कर रहा है, मतलब उसको आजाद कर रही है ताकि ईफा सिका जैसे मॉन्स्टर के साथ ना रहे एंड ईफा को बस उधर साइन वगैरह करना था, फिर वो आजाद हो जाती। लेकिन इधर ईफा चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि नहीं, वो आजाद नहीं होना चाहती है, मतलब वो सिका के साथ रहना चाहती है। बट इधर प्रिंस भी पीछे हटने वाला नहीं था, बात उसकी ईगो पे चला आता है। दरअसल गाइस ये प्रिंस ईफा को किसी भी हालत में पाना चाहता है और बहुत से बातें वगैरह करके ईफा के दिल को पिघलना चाहती है, लेकिन ईफा फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करना चाहती। अब प्रिंस भी थकर के अपने सैनिकों को बोल देता है कि ईफा को पकड़ लो एंड ऐसा ही होता है। अब इधर ईफा रोने लगती है एंड अपनी मैजिक पावर से अपनी एलिमेंटल से खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस इसमें भी हम देखते हैं कि वो एल्फ उनके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है एंड वो बताती है कि ईफा चाहे कुछ भी कर ले, इस बैरियर के अंदर उसका मैजिक वगैरह कुछ काम नहीं करेगी। अब वो एल्फ उसके हाथ पे एक खरोच मार के जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करती है एंड इधर ईफा ऑलमोस्ट हार मान ली होती है। लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उधर चला आता है एंड उस बैरियर को तोड़ देता है एंड उस ड्रैगन के ऊपर हमारे सिका होता है। लेकिन ये सिका को पता नहीं होता है कि इधर क्या चल रहा था क्योंकि वो देख ही नहीं पाया। वो इधर आया था एक ऐसे इंसान को लेने के लिए जिसको फायर मैजिक आती है। वो ईफा को अपने पास बुलाती है उसके साथ चलने के लिए। इधर ईफा भी भागने लगती है बहुत ज्यादा खुश होके, उसके आंखों में तो आंसू आ जाती है। इधर एल्फ एंड प्रिंस शॉक में होता है एंड ईफा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कौन सुने किसकी बात जब प्यारे हो अपने साथ, मतलब कि ईफा उनको इग्नोर करके सिका के पास चली जाती है। जाते जाते वो ये भी बताती है कि वो सिका को पसंद करती है एंड वो हमेशा हमेशा के लिए सिका के साथ ही रहना चाहती है। अब हम देखते हैं कि सिका उसको ड्रैगन के ऊपर बैठा के उधर से उड़ा ले जाता है उस अंडे के पास। रास्ते में जाते हुए ईफा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन इधर सिका को पता नहीं चलती है कि उधर क्या क्या हो चुका है एंड इधर ईफा भी उसको नहीं बताती है इन सारी बातों को। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि दोनों ड्रैगन के घोंसले के सामने चला आता है एंड उस अंडे को थोड़ा सा जर्ज पड़ताल करने लगता है। लेकिन गाइस इतने में ही वो लावा टाइगर उधर भागते हुए आता है। तब साइका उसको अपने मैजिक पावर से रोकता है एंड गाइस तभी उधर चला आता है जैक, मतलब वो बंदा जो पहले ही उनके साथ मुलाकात हुआ था। एंड इतना पता चलता है कि जैक ही मास्टरमाइंड है इन सभी चीजों में। वो दरअसल पहले से ही इस अंडे को चुराना चाहता था, जिस वजह से ड्रैगन भड़क जाता था एंड लोगों के ऊपर अटैक करता था। अब इधर ये लावा टाइगर दोबारा उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि एक वाटरफॉल उस टाइगर को ऊपर उछाल देता है। सिका शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये सिका ने नहीं किया था, बल्कि ये अटैक ईफा ने किया था। इधर ईफा उन सभी को चेतावनी देती है कि इधर से भाग जाए, नहीं तो उसका हालात बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा उस टाइगर के जैसा। लेकिन ये बंदा इधर से नहीं जाने वाला था, वो तो एकदम आया ही था कि वो अंडा लेके ही जाएगा। इसीलिए अपने चेले चमुंडो को ऑर्डर देता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। साथ ही साथ उस लावा टाइगर भी उनके ऊपर अटैक करता है दोबारा से। इतने में सिका एक खतरनाक वाला मैजिक अटैक करता है, जिससे यार ये टाइगर मिट्टी में मिल जाता है। अब इधर बेचारे उसका भाई लुल्लू पुल्लू आदमी उधर से भाग जाता है डर के मारे कि कहीं उनका हालत भी ये टाइगर जैसा ना हो जाए। लेकिन सिका किसी को भागने नहीं देता, बल्कि वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को पकड़ लेता है। इधर जैक कुछ तो एक करने वाला होता है, एक स्पेल को कास्ट करने वाला था एक किताब को पढ़ के, लेकिन इतने में ईफा अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस बुक को ही जला देती है। इधर सिका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसका इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट देख के। वो जाता है एंड ईफा का बहुत ज्यादा तारीफ करती है एंड उसको शाबाशी भी देती है एंड हमारी ईफा भी बहुत
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि ईफा एंड सिका दोनों उन सभी को पकड़ के प्रिंस के सामने ले आता है एंड प्रिंस को सब कुछ खुल के बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद प्रिंस उन सभी को कारागार में डलवा देता है। इसके बाद सिका ड्रैगन के बारे में सब कुछ उसे बता देता है एंड ये भी बताता है कि प्रिंस को भी मदद करना चाहिए उस ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में, ताकि ड्रैगन के साथ सबका रिश्ता दोबारा से सही हो जाए। लेकिन गाइस प्रिंस उसे बताता है कि ये सब कुछ छोड़ो, तुम उस ड्रैगन को खत्म कर दो, साथ ही साथ उस अंडे को भी। ये सुनकर तो शिका शॉक्ड होता है। प्रिंस आगे बताता है कि वो अब अगला किंग बनने वाला है, इसलिए वो इस झमेला को नहीं चाहता है, वो इस ड्रैगन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन शिका उसकी इस बात को टोकता है एंड मना करता है कि वो उस ड्रैगन को नहीं मरने वाला। अब प्रिंस चला आता है गुस्से में, वो शिका को बंदी बनवा लेता है। फिर प्रिंस ईफा के पास उठ के जाता है एंड ईफा को बताता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है, तुम अब आजाद हो, तुम चाहो तो तुम हमारी कंट्री में आजादी से रह सकती हो एंड चाहो तो मेरे साथ भी रह सकती हो। यार इस रोज तो प्रिंस को भाई कोई चाटा मारो यार, मेरी तरफ से 2 मार दो यार। ईफा के कुछ बोलने से पहले ही शिका गुस्से में चला आता है एंड कहता है कि अरे बहुत हो गया भाई तेरा, अभी तक मैं इस वजह से चुप था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कंट्री एंड तेरे कंट्री के अंदर कुछ गड़बड़ हो। दोनों कंट्री के अंदर अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मैं चुपचाप था एंड तेरा यह बकवास मैं अभी तक सुन रहा था, लेकिन अभी तो हद पर हो गई। तू ईफा को पाने के लिए और कितना नीचे गिरेगा। अब शिका उसको बहुत ज्यादा सुनाने लगता है एंड काइंडा धमकी टाइप का देता है कि प्रिंस अभी भी एक बच्चा है एंड शिका चाहे तो उसको 2 मिनट में खत्म कर सकता है। अब भाई इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रिंस का तो हवा टाइट हो जाता है, बेचारा पैंट में मुतने वाला होता है। वेल तभी प्रिंस का वो एल्फ उन लोगों के बीच में हंस देती है एंड सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल लेती है। अब वो एल्फ बोलती है कि एक काम करो प्रिंस, आप अपनी दिल की बात एक्सप्रेस कर ही दो उसके सामने एंड प्रिंस ऐसा ही करता है। वो ईफा को प्रपोज करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ईफा उसको एकदम सीधा सीधा रिजेक्ट कर देती है। अब एल्फ उधर चली आती है एंड कहती है कि अब तो बस करो प्रिंस, अब तो हो गया, अब कितना ट्राई करोगे, अब आप हार मान ही लो। इसके बाद एल्फ शिका को थैंक यू कहती है क्योंकि शिका ने उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है एंड साथ ही साथ वो माफी भी मांगती है क्योंकि प्रिंस ने उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। शिका कहता है कि कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं माना है। उसके बाद एल्फ ईफा को अलग से ले जाती है एंड उसको बोलती है तो तुम शिका से प्यार करती हो। इतना सुनते ही वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। उसके बाद एल्फ उसे कुछ मैजिकल एलिमेंटल्स देती है जिसकी मदद से उसके हाथ में जो खरोच आई थी वो एकदम ठीक हो जाती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो आशा करती है कि शिका उसकी फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाएगी एंड उसको भी वो प्यार करने लगेगी। वेल उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एकेडमी की तरफ जाने लगती है, जिधर जाते हुए ईफा उसको बता देती है कि वो एक एल्फ है। साथ ही साथ ईफा उसकी माँ के बारे में भी पूछने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। इतने में ही शिका उससे पूछ लेता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, जब तुम शादी करोगे तो तुम अपने हस्बैंड के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी देखोगे जिसे तुम शादी करना चाहती हो। इतना सुनते ही बेचारी शर्मा जाती है एंड बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस वो काइंड होना चाहिए एंड साथ ही साथ स्मार्ट भी होना चाहिए एंड दयालु भी। साथ ही साथ वो लड़का ईफा को इतना ज्यादा प्यार करे कि ईफा से दूर रहते ही वो अकेलापन महसूस करे। अब उसका ये सारा डिमांड को सुन के शिका बताता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा लड़का एग्जिस्ट भी करता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें पास ही के जंगल में 5 मॉन्स्टर को दिखाया जाता है एंड इस 5 में ही एक अलग अलग टाइप की पावर्स होता है। किसी के अंदर खतरनाक पावर होता है, किसी के अंदर पत्थर बना देने का भी शक्तियाँ है, किसी के पास दोस्ती करने का पावर होता है, तो किसी के पास टेलीपोर्ट करने का भी पावर होता है। तभी इन सभी का जो लीडर होता है ना, एक बच्चे को पकड़ता है एंड उससे किसी का पता पूछता है, बट ये बच्चा डरने की वजह से एक मॉन्स्टर को सुमन कर लेता है। बट हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर को उन सभी का जो लीडर होता है वो उसके गले को काट देता है एकदम एंड वो लोग इस बच्चे को भी पीस पीस में काट के खा जाता है। दरअसल गाइस ये पांचों आया है हीरो के तलाश में एंड उसको खत्म करने के लिए। वेल दूसरी ओर में शिका को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी पहुंच चुका होता है, जिधर वो एमी को बताता है कि वो उसके पेरेंट्स से उसको मिलवाना चाहती है। इतना सुनते तो एमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड शर्मा जाती है एंड इधर साइड में खड़ी होके ईफा भी रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाती है। शिका बताता है कि उसका पापा उस लड़की से मिलना चाहती है जो सारे के सारे एलिमेंट्स यूज कर सकती है। इधर ईफा इस वजह से रो रही थी क्योंकि उसको लगी थी कि शिका एमी को मैरिज के लिए प्रपोज कर रही थी। साथ ही साथ मेबल को भी चलने को कहती है। वही अगले दिन सभी शिका के घर पे पहुंच जाते हैं, जिधर गेट में लफ्ट उनके लिए इंतजार कर रहा होता है एंड लफ्ट के बाजू में एक आदमी आगे खड़ा होता है। गाइस दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ये ईफा की फादर है। वेल तभी कोई जोर से चीखता है शिका के नाम लेकर, जो सुनकर भाई सभी को पैरों तले जमीन हिल जाता है एंड ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ग्लाई था, जो कि बहुत टाइम से शिका के लिए वेट कर रहा था। इधर शिका भी उसको देख के थोड़ा सा चौंक
चौंक जाता है कि भाई ये ठीक तो है ना। ग्लाई अपनी हार्ड वर्क के बारे में बताता है कि वो आर्मी में कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है एंड इसीलिए वो शिका का शुक्रगुजार है। बट वो शिका को एक स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज दे देता है। शिका कुछ कर पाता उससे पहले ही एमी चली आती है एंड वो कहती है कि वो उसके साथ लड़ना चाहती है। एंड गाइस हमें ये पता चलती है कि एमी को ये बात कुछ देर पहले ही पता चली थी, वो भी इफा से, कि ये ग्लाई शिका का भाई है जो कि बचपन में उन सभी को बुली करता था, जिस वजह से एमी तैयार हो गया है उसको सबक सिखाने के लिए। इधर शिका तो फुल कॉन्फिडेंट था कि एमी इस मैच को जीत जाएगी क्योंकि एमी हीरो है। दोनों के अंदर मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही हीरो मतलब एमी बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखाता है ग्लाई के ऊपर। लड़ाई करते हुए ग्लाई नीचे गिरने वाला होता है एंड इधर एमी बहुत आसानी से जीतने वाली होती है, लेकिन तभी ग्लाई अपने मैजिक स्टिक को निकाल लेता है एंड एमी को हरा देती है। वेल मैच के मुताबिक अब ग्लाई शिका के साथ फाइट करने वाला है एंड शिका को तैयार होने को कहता है, लेकिन तभी उधर प्रिंसेस चली आती है एंड ग्लाई इस प्रिंसेस का ही नाइट है, बोले तो होली नाइट। प्रिंसेस आते ही ग्लाई को फाइट स्टार्ट करने के लिए कहती है एंड साथ साथ तो ये भी बताती है कि वो इस मैच को हारने वाली है एंड कुछ हासिल नहीं कर सकती हो। इतना सुनते ही ग्लाई बेचारा रुक जाता है एंड इस मैच को टाल देता है। फिर वो प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन करवाता है। प्रिंसेस फियोना की इंट्रोडक्शन सुनने के बाद सभी लोग चौंक जाती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, बल्कि प्रिंसेस फियोना एक होली प्रिंसेस है। दरअसल ये नाम उनके बर्थ प्लेस से उसको मिला है क्योंकि उसकी मॉम थी एक प्रिस्टेस एंड उसका फादर है एक किंग, जिस वजह से वो एक होली प्रिंसेस है। एंड हमें ये भी पता चलता है कि शिका प्रिंसेस के कहने पर ही एमी को इधर लाई है क्योंकि एमी की कबीलियत प्रिंसेस को कहानी की जो हीरो है ना उसकी याद दिलाती है। प्रिंसेस बताती है कि वो इधर कुछ दिन रुकने वाली है, इसी वजह से वो चाहती है कि वो सब भी इधर रुके। अब प्रिंसेस उधर से चली जाती है एंड उसके जाने के बाद ही सभी लोग हमारे शिका के ऊपर भड़क जाता है क्योंकि शिका ने उन सभी को बताया नहीं था कि इधर होली प्रिंसेस आया हुआ है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर शिका बैठ के यूकी के साथ बातें वगैरह कर रहा होता है। तभी उधर एमी चली आती है एंड इतने रात में एमी उसके कमरे में आया हुआ है, इस वजह से शिका थोड़ा सा शॉक्ड होता है एंड पूछता है कि तुम्हें कुछ शर्म वगैरह है कि नहीं कि तुम रात में एक लड़के के कमरे में आए हो। एमी बताती है कि उसको कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि डेंजन के अंदर शिका ने उसको ऑलरेडी बिना कपड़ों के देख चुका है। वेल जो भी हो, हमें पता चलती है कि एमी इधर इस वजह से आई है क्योंकि वो अपने कमरे में बोर हो रही थी। बातों ही बातों में वो शिका से पूछती है कि ग्रेजुएट के बाद शिका क्या करना चाहती है। तब शिका उसको याद दिलाता है कि डेंजन में वो उसको बताया था कि वो उसके साथ एडवेंचर पर चलेगी। इतना सुनते बेचारी शर्मा जाती है एंड कहती है कि उसे लगा था कि तब वो मजाक कर रहा था। शिका उसको बताता है कि एक प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि शिका को एडवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो एमी से रिक्वेस्ट करती है उसको एडवेंचर के बारे में सब कुछ बताए एंड सिखाए एंड इधर एमी उसकी बात को मान लेती है। अब नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि सभी लोग प्रिंसेस को उनके शहर घुमाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम ग्लाई को देखते हैं जो कि शिका को बताता है कि एकदम चौंका न रहो क्योंकि प्रिंसेस ने मुझे बताई थी कि कोई भी नाइट हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, तो सभी नाइट पैलेस में है एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रिंसेस किसी तकलीफ में पड़े, तो हम दोनों के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है। वेल तभी बातों ही बातों में हम देखते हैं कि प्रिंसेस शिका के हाथ को पकड़ लेती है एंड उसके साथ ऐसे व्यवहार करने लगती है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रही है, सबके बीच एकदम ओपनली। एंड इधर बेचारे ग्लाई का पॉकेट हल्का हो जाता है क्योंकि वो सभी को कुछ ना कुछ खरीद के देता है प्रिंसेस के कहने पे। इधर प्रिंसेस की नजर एक कपल के ऊपर पड़ती है एंड वो शिका से एक सवाल पूछती है कि मुझे तुम ये बताओ, हम जिससे प्यार करती हो उसके करीब हम कैसे जा सकते हैं। लेकिन तभी उधर एमी चली आती है एंड वो बताती है कि इसका आंसर मेरे पास है। कहानियों के हिसाब से जब एक हीरो अपनी हीरोइन को बचाती है तब दोनों के अंदर एक अजीब सा बॉन्ड क्रिएट होती है एंड उस बॉन्ड को ही प्यार कहते हैं। एंड ये आंसर सुनने के बाद प्रिंसेस भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड होती है। वेल उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं। प्रिंसेस शिका को लेकर बहुत ज्यादा करीब चली जाती है उस कंस्ट्रक्शन की। ग्लाई उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन इतने में ही उधर एक रस्सी टूट जाता है एंड ऊपर से भारी भरकम सामान नीचे गिरने लगता है एंड ये चीज शिका नोटिस कर लेता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही हम देखते हैं कि ग्लाई अपनी पावर से उन सभी लकड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड इधर एमी अपनी अर्थ मैजिक से उन दोनों को बचा लेती है। बाय द वे गाइस, शिका तब इस वजह से कुछ नहीं किया था क्योंकि उसको पता था कि वो दोनों ही उन दोनों को बचा लेगा। अब शिका प्रिंसेस से पूछती है कि उसे कुछ चोट तो नहीं लगी ना, वो ठीक तो है ना। लेकिन गाइस सभी लोग देखते हैं कि प्रिंसेस थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है शिका से। वेल तभी उधर आसपास के लोग उनको उधर से हटने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह डेंजरस है। सभी उधर से जाने से पहले हम देखते हैं कि शिका एक रुमाल एंड एक डोरी को खरीद लेता है एंड वो चीज प्रिंसेस को पहना देती है जिससे भाई प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन एक दिक्कत थी कि प्रिंसेस खुद को नहीं
नहीं देख पा रही थी कि वो कैसा दिख रही है उस चीज से। एंड हर बार की तरह इस बार भी सिका के पास इसका एक सॉल्यूशन होता है। उस जमीन से मिरर को ही सुमन कर लेता है यार, जिससे प्रिंसेस खुद को देख पा रही होती है। इधर प्रिंसेस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उस गिफ्ट से एंड बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होती है। अब शाम का सीन हमें दिखाया जाता है जिधर ग्लाई प्रैक्टिस कर रहा था एंड इधर सिका उसके बाजू में ही बैठा था। बातों ही बातों में सिका को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास फ्यूचर देखने की ताकत है। इस वजह से ग्लाई उसको चौकन्ना रहने को कहता है प्रिंसेस से। एंड इतना सुनने के बाद से ही हर दिन सिका प्रिंसेस को इग्नोर करने लगती है एंड उससे छुपने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लोग कल एकेडमी वापस जाने वाले थे एंड एकेडमी जाने से पहले उनको प्रिंसेस को फेस करना ही था, जिस वजह से सिका ना चाहते हुए भी प्रिंसेस के सामने जाती है उनको अलविदा कहने के लिए। प्रिंसेस उधर बैठी थी एंड अकेली चेस खेल रही थी। इस वजह से सिका उसे कहता है कि चलो दोनों एक राउंड चेस खेलते हैं। प्रिंसेस राजी हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि एक शर्त है। शर्त ये है कि जो हारेगा उसे जीतने वाले का एक शर्त मानना होगा। सिका मान जाता है उसकी शर्त को। वेल दोनों के अंदर मैच स्टार्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रिंसेस इस मैच को जीत जाती है। वेल अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अपने एकेडमी वापस जा रहे थे एंड इधर प्रिंसेस भी अपने किंगडम को वापस जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही कुछ गुंडे उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ चुंटू मुंटू गुंडा गलत जगह पे हाथ मार लिया यार, क्योंकि सिका सभी को जिंदा पकड़ लेता है एंड प्रिंसेस को एकदम सेफली अपने किंगडम में छोड़ के आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने एकेडमी वापस चला आता है एंड दूसरी ओर सारे के सारे डीमंस एंड मॉन्स्टर्स भी, मतलब गाइस वो 5 मॉन्स्टर हीरो को ढूंढते हुए उस एकेडमी पहुंच जाते हैं। पांचों के पांचों डीमंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज वो हीरो को मार के रहेगा एंड उनका जो प्लान है ना वो एकदम सक्सेसफुल होगा। इसीलिए सभी पांचों अलग अलग दिशाओं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सभी अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होता है, एक स्ट्रेंज चीज घटता है कि चारों ओर रेड मिस्ट, मतलब लाल कलर का धुआं से घिरा हुआ होता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें ये स्ट्रॉन्ग वाले डिमांड को दिखाया जाता है, जिसके सामने मेबल चला आता है। मेबल उसको देख के इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये डिमन उसको अपनी एक ही हाथों से रोक देता है। बट ये मॉन्स्टर मेबल की फिजिकल स्ट्रेंथ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेल इतने में मेबल उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है एंड उसको एक मैजिक डार्कनेस से बंद कर देता है। बट ये डिमन फिर भी उसको तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास हर एक मैजिक का तोड़ होता है। इतने में ही वो मेबल के ऊपर एक खतरनाक सा जानलेवा अटैक करता है। उसको तो लगता है कि मेबल मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो रेड मिस्ट हटता है, वो देखता है कि उधर मेबल नहीं है, बल्कि उसके बदले एक अजीब सा पेपर पड़ा हुआ है। अब ये पांचों के पांचों डिमंस एक जगह पे इकट्ठा होता है एंड सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है एंड बताता है कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। सभी के साथ ही सेम चीज घट रहा होता है। गाइस इतने में उधर सिका चला आता है। इधर ये डिमन का लीडर सिका को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होता है। वो देख सकता है कि अपने ओपोनेंट का पावर क्या है। बेचारा तो दंग रह जाता है एंड उसका ये हालत देख के मॉन्ड्रॉक, मतलब ये लाल कलर का डिमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सिका से लड़ सकेगा। इतने में हम देखते हैं कि उसकी सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के तो सभी लोग चौंक जाता है कि ये हुआ क्या। वेल हम देखते हैं कि सिका उसके सर को काट देता है। जो पेपर कटिंग था ना, वो पेपर कटिंग डॉल वो उसके हाथ में होता है। सिका रिवील करता है कि ये तब हुआ था जब उसने उस पे कर्स लगा दिया था मेबल के साथ लड़ते टाइम। अब इधर ये डिमन लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में चली आती है एंड ऊपर जाके अपनी तीसरी आंख खोल देती है ताकि वो सिका को पत्थर बना सके। लेकिन गाइस सिका अपनी थर्ड डायमेंशन से एक मॉन्स्टर को बुलाता है एंड ये स्नेक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसको देख के ये लड़की हार्ट अटैक करके मर जाती है। अब ये बनी वाला मॉन्स्टर इस स्नेक को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश करता है। स्नेक उसके पास चला आता है। उसको तो लगता है कि ये स्नेक उसका दोस्त बन चुका है, लेकिन उनका लीडर उसको उधर से हटने बोलता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा देर हो चुका होता है, क्योंकि वो स्नेक उस बनी को खा जाता है। तब उस डीमन लीडर को समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि ये डीमन किंग है। वो उसके सारे के सारे स्टैट्स वगैरह देखता है एंड भाई सदमे में चला जाता है कि डीमन किंग ह्यूमंस की तरफ हो चुका है अब। वेल उसके बाद सिका उनको भी मार देता है एंड अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका होता है। सब लोग अपनी जिंदगी बहुत मौज से कट रही होती है। लेकिन इतने में ही बहुत सारे रॉयल गार्ड्स उधर चला आता है एंड वो लोग एमी को बंदी बना लेता है, क्योंकि कल रात जो डीमन आए थे एमी ने उन सभी को मार दिया। ये अफवाह फैला हुआ है, बिकॉज एमी हीरो है तो उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। दरअसल गाइस किसी को पता नहीं है कि उन सारे डीमंस को सिका ने मारा था। इधर सभी लोग बोले तो उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन हमारे सिका सभी के सामने बहुत ज्यादा चिल बर्ताव करता है। बट गाइस जब वो बाहर आता है वो एकदम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो सीधा उड़ के प्रिंसेस के कैसल में चला जाता है एंड अपनी सारे के सारे पेपर डॉल वगैरह छोड़ के सारे के सारे जगह पे डिस्ट्रक्शन फैला देता है। वो एकदम मौत की नदियां बहा देता है। जो भी उसके सामने आ रहा था वो सबको काट के फेंक रहा था। सबको ठोक ठाक के वो एमी के पास जाता है एंड एमी को उधर से छुड़ा लाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है उसके रास्ते पे ग्लाई चला आता है एंड साथ ही साथ प्रिंसेस भी चली आती है। उसको देख के सिका बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है एंड वो एकदम क्वीन से सीधा सीधा पूछता है कि तुम लोग एमी को क्यों मरवाना चाहती हो? तुम्हें पता है ना वो हीरो है, अगर वो
मर जाएगी तो इससे डीमंस और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वैसे भी डीमन अब लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन लड़ाई एक न एक दिन जरूर होगी, क्योंकि सभी डीमंस को हीरो से डर लगता है। लेकिन जब लड़ाई होगी तब हमारी हीरो मतलब एमी हमें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उसको स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दिए। हर मुसीबत में तुम सबको बचाते हो, तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो, तो भला वो कैसे हीरो बनेगी सही तरीके से। इधर सिका तो बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है। वो कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मैं एमी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसको वापस जरूर लाऊंगा। बट इधर प्रिंसेस उसकी बात को नहीं सुनती, वो भी जिद पे अड़ी रहती है। बट सिका की जिद एंड गुस्सा प्रिंसेस पे भारी पड़ती है एंड प्रिंसेस आखिरकार मान जाती है उन दोनों को छोड़ने के लिए। वेल सिका को यह भी पता चलता है कि प्रिंसेस ने एमी को कुछ नहीं किया था, बल्कि वो लोग तो एमी का अच्छी तरीके से खातिरदारी कर रही थी। इतना सुनते ही सिका का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है एंड वो सभी से माफी मांगता है। साथ ही साथ अपनी हीलिंग मैजिक से जिन सभी को मारा था उन सभी को दोबारा जिंदा कर देता है। ये देख के तो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। जो भी हो, अब ये दोनों एकेडमी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि सभी के सामने एमी दोषी है। इसी वजह से दोनों न्यू सफर पे निकल पड़ता है, मतलब एक एडवेंचर पे। कई दिन गुजरने के बाद वो दोनों एक शहर पे एंट्री करता है, जिधर पहले से ही ईफा एंड माबेल उधर थी। सिका एंड एमी का लोकेशन प्रिंसेस ने उन दोनों को पहले ही चिट्ठी में लिख के भेज दिया था, जिस वजह से ये दोनों पहले से ही उस शहर पे आकर उन दोनों के लिए वेट कर रही थी। एंड इधर ही इस एनिमे का फर्स्ट सीजन खत्म होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये वाला एनिमे आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में मुझे बताना नेक्स्ट एनिमे में किस पर बताऊं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।